हेलो बच्चों, टुडे वी लर्न क्लास 10 मैथ नवबोध एक्सपेक्टेड क्वेश्चन पेपर सेट थर्ड। बच्चों, इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 मैथ के नवबोध एक्सपेक्टेड क्वेश्चन पेपर सेट थर्ड को पढ़ेंगे और समझेंगे। बच्चे, टोटल मैंने क्या किया है अभी तक मैंने आप लोगों को ना 4 वीडियोस पढ़ाया है, 4 सेट पढ़ाया है। देखिए, हम लोगों ने क्या किया है, फर्स्ट सेट में हम लोगों ने प्रबोध के मॉडल क्वेश्चन पेपर सेट फर्स्ट को पढ़ा था। सेकेंड वीडियोस में हम लोगों ने नवबोध के एक्सपेक्टेड क्वेश्चन पेपर सेट फर्स्ट को पढ़ा था। और थर्ड वीडियो में हम लोगों ने क्या किया था, नवबोध के ही एक्सपेक्टेड क्वेश्चन पेपर सेट 2 को पढ़ा था। और इस फोर्थ वीडियो में हम लोग क्या कर रहे हैं, नवबोध के एक्सपेक्टेड क्वेश्चन पेपर सेट सी को पढ़ रहे हैं और समझ रहे हैं। बच्चे, जो नवबोध का एक्सपेक्टेड क्वेश्चन पेपर सेट डी है उसको मैं आप लोग को पढ़ाऊंगा नहीं, क्योंकि मैंने आप लोग को क्या कर दिया है, ऑलरेडी आप लोग को मैंने ना 4 सेट पढ़ा दिया है। आप इन चारों सेट को क्या करिएगा, अच्छे से पढ़िएगा, समझिएगा, देन क्या करिएगा, आप उसको जाकर के खुद से सॉल्व करिएगा सेट डी को। तो आप लोगों से क्या होगा बच्चे, वो 100% सॉल्व हो जाएगा। तो देखिए बच्चे, इसको पढ़ना स्टार्ट करते हैं। इसमें क्या है बच्चे, सबसे पहले इसमें है हमारा इंस्ट्रक्शन। तो इंस्ट्रक्शन मैंने आप लोग को प्रबोध का जब मैंने पढ़ाया था और नवबोध का जब मैंने आप लोग को फर्स्ट सेट पढ़ाया था ना, तो उसमें आप लोग को मैंने पहले ही बता दिया था इंस्ट्रक्शन क्या क्या है। तो आप लोग जाकर के क्या कर सकते हो, इंस्ट्रक्शन वहां से पढ़ सकते हो। तो बच्चे, सबसे पहला क्या है, सबसे पहले हम लोग को ना यहाँ पर ना क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, जिसमें बोला जा रहा है चूज द करेक्ट आंसर। इसको हम लोग एमसीक्यूज भी बोलते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि इफ द पॉलिनोमियल p of x is equal to this one, then the value of p of 3 पढ़ते हैं, p of x पढ़ते हैं। तो यहाँ पर 3 है, मतलब कि x की जगह पे क्या पुट करना है, हम लोग को 3 पुट करना है। तो यहाँ पर 3 to the power 2 प्लस 3, x की जगह पे 3 प्लस 2, 3 to the power 2 ये होता है 9, और 3 मल्टीप्लाई 3 ये होता है 9 प्लस 2, 9 प्लस 9 18, 18 प्लस 2 20। आपका ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, करेक्ट होगा। नेक्स्ट है बच्चे, डिस्क्रिमिनेंट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो इसका डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, तो डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला होता है डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये क्या है, फॉर्मूला है। बच्चे, आप लोग को मैंने ना क्या किया है, एमसीक्यूज भी कराया है। आप लोग क्या कर सकते हो, आप लोग जाइएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, उसमें आप लोग को इन चारों सेट का लिंक भी मिल जाएगा, और आप लोग को ना क्लास 10th के मैथ्स का प्लेलिस्ट भी मिल जाएगा। उसमें जब आप जाकर के देखोगे ना, तो आप लोग को मैंने क्या किया है, चैप्टर का ना एमसीक्यूज भी करवाया है। जाकर के आप उस एमसीक्यूज को पढ़ सकते हो और समझ सकते हो। उसमें मैंने आप लोग को एमसीक्यूज भी बताया है, और उसमें मैंने आप लोग को फिल इन द ब्लैंक्स भी बताया है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 1 2 हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में बोला जा रहा है कि इफ सिस्टम हैज दिस वन, तो देन द लाइन सो। तो देखिए, अगर सिस्टम ऑफ इक्वेशन क्या होता है, a1 बाई a2 इक्वल होता है b1 बाई b2, बट नॉट इक्वल होता है c1 बाई c2, तो इस केस में हम लोग को मिलता है नो सॉल्यूशन। और जब भी नो सॉल्यूशन मिलेगा तो हम लोग को क्या मिलेगा बच्चे, हम लोग को मिलेगा पैरेलल लाइन। क्या मिलेगा हम लोग को मिलेगा पैरेलल लाइन। देखिए, जब क्या होता है, a1 बाई a2 इक्वल नहीं होता है, इक्वल होता है b1 बाई b2 के, और नॉट इक्वल होता है c1 बाई c2 के, तो इस केस में हम लोग को मिलता है नो सॉल्यूशन। क्या मिलता है, नो सॉल्यूशन मिलता है। और नो सॉल्यूशन कब मिलेगा, जब क्या होगा, जब गिवन लाइन क्या होता है, पैरेलल होता है, तब हम लोग को मिलता है नो सॉल्यूशन। ठीक है ना, आप लोग को मैंने तीनों केस बताया है, जाकर के आप एमसीक्यूज को पढ़ सकते हो, चैप्टर ये 2 का है। ठीक है ना। फिर नेक्स्ट हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 को पढ़ते हैं। इसमें बोला जा रहा है द करेक्ट रिलेशन बिटवीन ए बी एंड सी इज सी इफ दिस वन है। अगर ऐसा है तो क्या होगा, तो मैं बताया था, अगर ऐसा रहता है ना, जब भी 3 नंबर रेशियो में रहते हैं तो उसको प्रपोर्शन में कैसे लिखते हैं, बीच वाले को 2 टाइम्स लिखते हैं, तो जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर हम लोगों ने पढ़ा है कि प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम टर्म इक्वल होता है प्रोडक्ट ऑफ मिडिल टर्म के। तो प्रोडक्ट ऑफ मिडिल टर्म के इक्वल होता है प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम टर्म। तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी होता है, तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी होगा। ठीक है ना, पढ़ाया है आप लोग को मैंने कि प्रोडक्ट ऑफ मिडिल टर्म ये इक्वल होता है प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम टर्म के। ठीक है, नेक्स्ट है कि पॉइंट दिस वन लाई इन क्वाड्रेंट। ये पॉइंट किस में लाई करेगा, तो आप लोग को मैंने बताया है कि टोटल होते हैं 4 क्वाड्रेंट। ठीक है ना, देखिए, पहला वैल्यू x का होता है, दूसरा वैल्यू y का होता है। x का वैल्यू पॉजिटिव, y का वैल्यू नेगेटिव, x का वैल्यू पॉजिटिव, y का वैल्यू नेगेटिव। ये आपको कहां पर मिलता है, ये आपको मिलता है 4th क्वाड्रेंट में। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 5th का डी हो जाएगा। नेक्स्ट है बच्चे क्वेश्चन नंबर 6। हाँ, क्वेश्चन नंबर 6 में बोला जा रहा है the account in which the amount deposited can only be withdrawn after maturity। एक ऐसा अकाउंट बताइए जिसमें अमाउंट जो आपने डिपॉजिट किया है ना, उसको आप तभी निकाल सकते हो जब आपका क्या हो जाए, मैच्योरिटी पूरा हो जाए, और फिक्स टाइम पीरियड के बाद ही आप निकाल सकते हो। तो देखिए, फिक्स टाइम पीरियड आ जाएगा, मतलब कि वो फिक्स डिपॉजिट अकाउंट है, मतलब कि क्या है, आपका फिक्स डिपॉजिट अकाउंट है। आगे क्वेश्चन, द वैल्यू ऑफ साइन 45 अपॉन कॉस 45। साइन 45 का वैल्यू होता है 1/√2, और कॉस 45 का वैल्यू क्या होता है, 1/√2।
√2, तो 1/√2 से 1/√2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो इसका आंसर क्या आएगा? 1 आएगा। ठीक है ना, तो यहाँ पर हमारा 7 का 1 क्या हो गया है? आंसर हो गया है। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। एंगल सबटेंडेड बाय डायमीटर इन अ सेमी सर्कल। तो ये हमारे पास अगर सेमी सर्कल है ना, तो सेमी सर्कल का जो ये डायमीटर होता है ना, ये सेमी सर्कल पर कितना एंगल बनाता है? ये हमेशा बनाता है 90 डिग्री। क्या बनाता है? 90 डिग्री। तो ये हो जाएगा राइट एंगल 90 डिग्री। आगे है द टोटल नंबर ऑफ स्पेस डायगोनल। तो आप लोग को मैंने बताया है ना कि स्पेस डायगोनल कितने होते हैं? टोटल 4 होते हैं। चाहे क्यूब हो चाहे क्यूबॉइड हो, स्पेस डायगोनल होते हैं 4। अगर पूछ लेता है द टोटल नंबर ऑफ फेस, फेस FACE, फेस डायगोनल, तो फेस डायगोनल होते हैं बच्चे 12। कितने होते हैं? 12 होते हैं। ठीक है, तो इसका तो आंसर अभी 4 होगा। तो हमसे अगर पूछ लेता कि द टोटल नंबर ऑफ फेस डायगोनल, तो फेस डायगोनल कितने होते हैं बच्चे? 12 होते हैं। और अगर पूछ लेता द टोटल नंबर ऑफ डायगोनल इन अ क्यूबॉइड, क्यूबॉइड या फिर क्यूब या फिर क्यूबॉइड में टोटल नंबर ऑफ जो डायगोनल होते हैं वो कितने होते हैं? 4 + 12 दैट इज 16 होते हैं ना, तो इसको याद रखिएगा। आगे बोला जा रहा है द रिलेशन बिटवीन डायमीटर एंड रेडियस इन अ सर्कल। तो आपको पता है ना कि जो रिलेशन होता है डायमीटर और सर्कल का, डायमीटर और रेडियस का, वो क्या होता है बच्चे? डायमीटर जो होता है वो 2 टाइम्स रेडियस होता है। डायमीटर जो होता है वो 2 टाइम्स क्या होता है? आपका रेडियस होता है। इसको याद रखिएगा। तो यहाँ पर हमारा हो गया है क्वेश्चन फर्स्ट का पार्ट ए कंप्लीट। अब पार्ट बी को पढ़ते हैं। पार्ट बी में बोला जा रहा है हमारा फिल इन द ब्लैंक्स है। इसमें बोला जा रहा है हम लोगों को कि द सम ऑफ जीरोस। तो बच्चे सम ऑफ जीरोस का फॉर्मूला क्या होता है? तो ये होता है -b/a। अब करते क्या है हम लोग यहाँ से b और a का फॉर्मूला, b और a का वैल्यू निकालते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे? इसको कंपेयर करवाते हैं ax² + bx + c से। तो हम लोग बोलेंगे ना कि x² से कंपेयर हो गया, तो a का वैल्यू क्या आ गया बच्चे? आपका 2 आ गया। a का वैल्यू 2 है, ऊपर में माइनस है तो माइनस लगा देंगे। अब खोजना b का वैल्यू, तो b x से कंपेयर हो गया, तो b का वैल्यू क्या है बच्चे? -7 है। यहाँ पर -7, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो +7/2, 7/2 क्या होगा? इसका आंसर होगा। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पर द अमाउंट ऑन विच इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड इज कॉल्ड। तो इंटरेस्ट जिस भी अमाउंट पर कैलकुलेट किया जाता है उस अमाउंट को हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल। क्या बोलते हैं? उस अमाउंट को हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल बोलते हैं। आगे है इफ tan θ = 1 है, तो tan θ का वैल्यू 1 कब आता है? तो ये थीटा का वैल्यू पूछ रहा है, तो tan θ का वैल्यू 1 तब आता है जब ये क्या होता है? 45 डिग्री होता है। याद रखिए बच्चे, यहाँ पर डिग्री लगाते नहीं, बच्चे यहाँ पर बस 45 लिख देते हैं। डिग्री लगाना क्या है बच्चे? कंपलसरी है ना। ठीक है, तो हम लोग अब बोलेंगे फोर्थ क्वेश्चन क्या है? द स्पेशल रेशियो इन मेजरमेंट ऑफ 2 सिमिलर शेप। तो 2 सिमिलर शेप का जब आप क्या करते हो? मेजरमेंट निकालते हो ना, तो बच्चे वो क्या होता है? आपके स्केल फैक्टर के इक्वल होता है। क्या होता है? स्केल फैक्टर के इक्वल होता है। स्केल फैक्टर को हम लोग m से डिनोट करते हैं। ठीक है, फिर बोला जा रहा है द स्क्वायर ऑफ एनी नेचुरल नंबर इज ईदर ग्रेटर देन और इक्वल टू दैट नंबर। तो इसका बोलने का मतलब क्या है? और फिर बोला जा रहा है कि इट्स स्टेटमेंट इन मैथमेटिकल फॉर्म विल बी। तो देखिए बोला जा रहा है द स्क्वायर ऑफ एनी नेचुरल नंबर, द स्क्वायर ऑफ एनी नेचुरल नंबर। तो यहाँ पर कोई भी एक नेचुरल नंबर है, कोई भी एक नेचुरल नंबर है, उसका क्या कर रहे हो? स्क्वायर कर रहे हो। इज मतलब इक्वल टू होता है इज ईदर ग्रेटर देन, या तो वो ग्रेटर देन होगा, और इक्वल टू, या तो वो इक्वल होगा टू डेट नंबर। नंबर क्या है यहाँ पर? n है। क्या है यहाँ पर? n है। अब बात करते हैं यहाँ पर ए बोल रहा है, ए लिखने के लिए बोल रहा है, तो यहाँ पर ना आप ए लिखोगे और यहाँ पर आप ए लिखोगे। फॉर ऑल ए बोला जा रहा है, तो यहाँ पर आप ए और ए लिखोगे। यहाँ पर अगर बोलता है बी, तो यहाँ पर आप बी और बी लिखते हैं। यहाँ बोलता है एक्स, तो आप एक्स और एक्स लिखते हैं। यहाँ पर हम बताने के लिए लिख रहा था एन फॉर होता है नेचुरल नंबर, इसलिए मैं लिख रहा था यहाँ पर एन। ठीक है, समझ में आ गया आप लोग को सेक्शन बी। तो यहाँ पर हमारा क्या हो गया बच्चे? सेक्शन बी भी क्या हो गया है? ओवर हो गया है। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर सेकंड बोला जा रहा है कि चेक वेदर gx = x-2 इज अ फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल p ऑफ x दिस वन। तो बच्चे जब भी कोई क्या होता है? किसी का फैक्टर होता है, तो उस केस में रिमाइंडर क्या आता है बच्चे? 0 आता है। तो हम लोग क्या करते हैं? इफ x-2 फैक्टर है p ऑफ x का ना, तो x का वैल्यू क्या रखेंगे? हम लोग 2 रखेंगे। कैसे रखेंगे 2? तो हम लोग क्या करते हैं? g ऑफ x को आप क्या करेगा? g ऑफ x को ना रफ में इस साइड रफ कर करेगा, g ऑफ x को रखेगा 0 के इक्वल। तो ये क्या है? x-2 को रखेगा 0 के इक्वल, तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। मतलब कि x का वैल्यू क्या करना है आपको? 2 पुट करना है। और अगर रिमाइंडर 0 आ गया तो ये क्या है? इसका फैक्टर है। तो g ऑफ x को जब आप 0 के इक्वल पुट करोगे तो x का वैल्यू क्या आएगा? 2 आएगा। तो बोलोगे कि जब हम लोग सब्स्टिट्यूट करेंगे x का वैल्यू 2 p ऑफ x में, तो p ऑफ x पहले इतना गिवन था उसको लिख देंगे। तो x का वैल्यू क्या पुट करना है? 2 पुट करना है। तो पुट करते हैं, तो p को तो p लिख दिए, x का वैल्यू 2 लिख दिए। x का वैल्यू 2 टू द पावर 3, माइनस को माइनस, 3 को 3, और x का वैल्यू 2 है, पावर में 2 है तो 2, प्लस को प्लस, 4 को 4, x का वैल्यू 2 है, माइनस को माइनस, 4 को 4, 2 का पावर 3 8 होता है, -3 को -3,
2 टू द पावर 2 4 होता है, 4 टू ज़ा 8 होता है, -4 है तो -4, 8 को 8 लिख दिए, 3 × 4 12 होता है, +8 -4, तो मैं यहाँ पर बोलूंगा ना कि 8 + 8 16 और -12 -4 -16, तो +16 -16 कट के आ जाएगा, 0 आ जाएगा। और जब ये 0 आ गया है तो हम बोल सकते हैं कि देयरफॉर फ्रॉम फैक्टर थ्योरम से gx क्या है, px का फैक्टर है। इसको gx नहीं बोलते हैं, इसको बोलते हैं g ऑफ x, इसको बोलते हैं p ऑफ x, ठीक है ना। तो हमारा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 हो गया कंप्लीट। चलिए हम लोग क्या कहते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को पढ़ते हैं और समझते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 में आपका बोला जा रहा है, यहाँ पर समझिएगा, ये देखिए कि हमको क्वेश्चन नंबर 3 में बोल रहा है कि फाइंड द फोर्थ प्रोपोर्शनल। तो बच्चे A/B एज C/D रहता है ना, तो यहाँ से फोर्थ प्रोपोर्शनल का फॉर्मूला निकल के आता है D = BC/A। आप लोग मैंने पढ़ाया है। तो ABC क्या मतलब कि ABC का वैल्यू हम लोग देखते हैं यहाँ से। तो पहला वैल्यू है A का, दिख ही नहीं रहा है ना, दिख ही नहीं रहा है। हाँ, जब भी क्या होते हैं A, B, C और D प्रपोर्शन में होते हैं ना, तो ना फोर्थ प्रपोर्शन का फॉर्मूला होता है D = BC/A होता है। तो यहाँ पर आपको दिया जा रहा है 7 3 21, 7 3 21। तो A का वैल्यू 7 है, B का वैल्यू 3 है, C का वैल्यू 21 है। तो यहाँ पर यही बोलेंगे कि लेट फोर्थ प्रोपोर्शनल क्या है, इसका x है। तो हम लोग बोलेंगे ना कि 1 2 3 दिया जा रहा है, फोर्थ को हम लोगों ने x बोल दिया, तो हम लोग बोलेंगे कि 7/3 को 7/3 लिख दिए, s को इक्वल लिख दिए, 21:x को ऐसा लिख दिए। आप यहाँ पर फॉर्मूला लगाकर भी बना सकते थे, आपका आंसर सही आता। तो हम लोग बोलेंगे ना कि यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करवाएंगे, 7 का मल्टीप्लाई करवाएंगे x के साथ और 3 का मल्टीप्लाई करवाएंगे 21 के साथ, यहाँ पर लिख दिए। हम लोग बोलेंगे x को यहीं पर छोड़ देंगे, यहाँ पर दोनों मल्टीप्लाई में था, इसको यहीं पर लिख दिए, मल्टीप्लाई में था ये तो डिवाइड में चले जाएगा क्योंकि ये जा रहा है इधर साइड। तो ये देखिए, तो अभी आपको बताया ना मैं, यहाँ B और C लिखते हैं। B का क्या है 3 है, C का क्या है 21 है, B का 3 है, C का 21 है, बस। तो 7 1 जा 7, 7 3 जा 21, फिर 3 3 जा 9, आपका x का वैल्यू क्या आ गया, 9 आ गया। मतलब क्या आपका फोर्थ प्रोपोर्शनल क्या आ गया, 9 आ गया। क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 4 को पढ़िए। क्वेश्चन 4 में बोला जा रहा है कि फाइंड द स्लोप एंड इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस ऑफ द स्ट्रेट लाइन। तो इस गिवन स्ट्रेट लाइन का क्या करना है, आप लोग को स्लोप बताना है। तो बच्चे कुछ नहीं है, तो जो गिवन रहता है उसको लिखते हैं। हम लोग बोलेंगे इसका कंपेयर करवाएंगे हम लोग इसका y = mx + c के साथ। तो जो ये m होता है ना, जो ये m होता है, ये आपको क्या देता है बच्चे, स्लोप देता है। तो आप बोलो कि स्लोप क्या हो गया, m = 7 हो गया। और जो ये c होता है, c आपको देता है इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस। तो c का वैल्यू क्या आ गया, -5 हो गया। तो बस स्लोप हो गया 7, c का वैल्यू क्या हो गया, इंटरसेप्ट क्या हो गया बच्चे, -5 हो गया। ठीक है, नेक्स्ट बच्चे हमारा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5, इसमें बोला जा रहा है, हाँ बिल्कुल सही है, इतना में दिख जाएगा। बोला जा रहा है कि फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन। ओरिजिन से क्या करना है, इस पॉइंट का डिस्टेंस निकालना है। तो पहले हम लोग बोलेंगे ना कि कोऑर्डिनेट्स जो है ना गिवन पॉइंट एंड ओरिजिन का, तो कोऑर्डिनेट्स इतना है और ओरिजिन का हम लोग को पता है 0,0 होता है। हम लोग को निकालना है डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट। तो फॉर्मूला होता है x2 - x1² + y2 - y1²। देखिए पहला वैल्यू जो होता है ना, पहला वैल्यू जो होता है इसको ऐसे समझ लो कि यहाँ पर 2,2 है और यहाँ पर 0,0 है। तो ये है पहला वैल्यू x का, दूसरा वैल्यू y का। ये है पहला वैल्यू x का, दूसरा वैल्यू y का। पहले पॉइंट से पहला वैल्यू और दूसरे पॉइंट से दूसरा वैल्यू। आपको बोला था ओरिजिन, तो इसलिए इसको पहला पॉइंट बोल देंगे, इसको बोल देंगे दूसरा पॉइंट। सर हम लोग इसको दूसरा बोल सकते हैं क्या, इसको पहला? हाँ बच्चे बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, कोई गलत नहीं करेगा। हम लोग बोलेंगे कि x2 का वैल्यू क्या है, 2 है, 2 लिख दिए। x1 का वैल्यू क्या है, 0 है, जो लिख दिए। y2 का वैल्यू क्या है, 2 है, 2 लिख दिए। y1 का वैल्यू क्या है, 0 है, 0 लिख दिए। 2 - 0 2 का स्क्वायर, 2 - 0 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है। तो 4 + 4 8 होता है। 8 को क्या लिख सकते हैं, 8 को हम लोग लिख सकते हैं 2 × 2 × 2। इसे 2 बाहर आ जाएगा, तो इससे 2 बाहर आ गया और √2 अंदर रह जाएगा, यहाँ पर यूनिट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 को पढ़ते हैं और समझते हैं। तो यहाँ पर बोला जा रहा है, यहाँ पर समझिएगा कि हम लोग को करना क्या है, हम लोग को ना फाइंड द मीडियन, हम लोग को मीडियन फाइंड करना है। तो याद रखिए बच्चे, मीडियन फाइंड करने के लिए सबसे पहले मीडियन फाइंड करना हो या मोड फाइंड करना हो, मीडियन फाइंड करना हो या मोड फाइंड करना हो, आपको करना क्या है, सबसे पहले जो भी गिवन डाटा है ना उसको अरेंज करना है असेंडिंग ऑर्डर में या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो यहाँ पर आपने असेंडिंग ऑर्डर में इसको अरेंज कर दिया। असेंडिंग ऑर्डर मतलब होता है छोटे से बड़ा, तो छोटे से बड़ा लिख करके आपने अरेंज कर दिया। आप यहाँ पर बोलोगे ना कि हियर नंबर ऑफ डाटा n = क्या है, 7 है। 1 2 3 4 5 6 7 7 है। तो इस केस के लिए मीडियन का फॉर्मूला होता है
मीडियन का फॉर्मूला होता है n+1/2th टर्म, वैल्यू ऑफ n+1/2th टर्म। n की जगह 7 रखोगे तो 7+1/2, 7+1 क्या होता है 8 होता है, 8/2 करोगे तो कितना आएगा 4th टर्म आएगा। तो 4th टर्म क्या है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, 23 इज योर आंसर। तो 23 क्या होगा बच्चे आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं बच्चे हम लोग क्वेश्चन नंबर 7। तो देखिए बच्चे क्वेश्चन नंबर 7 में बोला जा रहा है ना कि हम लोग क्या करना है बच्चे, प्रूफ करना है कि 2k+11 क्या है एक ऑड इंटीजर है, वेयर k क्या है एक इंटीजर है। तो बच्चे ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है, आप लोग को मैंने बताया था क्वेश्चन कई बार, न जाने कितनी बार बताया है। तो यहाँ पर बोला जा रहा है ना कि ना ये नंबर क्या है बच्चे आपका ऑड इंटीजर है। तो मैं बोलूंगा ना यहाँ पर जो नंबर पहले गिवन है ना, देखो ऐसा मेथड भी आप बना सकते हो, ये भी 100% ट्रू है, और आप जो मैं बता रहा हूँ वो भी बना सकते हो। वो क्या है सिंपल सा जो मैं बता रहा हूँ। तो यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर आप ना 2k+11 डायरेक्ट आप यहाँ से लिखेंगे 2k+11, ये n इज इक्वल टू 2k+11, आप यहाँ पर p इज इक्वल टू 2k+11, आप यहाँ पर q इज इक्वल टू 2k+11 लिख सकते हो, ठीक है ना। तो फिर मैं बोलूंगा कि यहाँ पर ना हम लोग को प्रूफ करना है कि ये ऑड इंटीजर है। ऑड नंबर कब आता है, तो जब भी कभी किसी इवन नंबर में, जब भी किसी इवन नंबर में क्या करते हो आप 1 ऐड करते हो। आप लोगों ने बताया है कि इवन नंबर क्या है बच्चे 2x है, इसमें आप अगर 1 ऐड कर दोगे तो क्या बन जाएगा आपका ऑड नंबर बन जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इस नंबर को इस फॉर्म में लिखेंगे। तो कैसे लिखते हैं, हम लोग बोलेंगे कि 2k है तो इसको तो 2k ही लिख देंगे। 11 को लिखेंगे बच्चे हम लोग 10+1, 11 को क्या लिखेंगे हम लोग, 11 को हम लोग लिखेंगे बच्चे 10+1 लिखेंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पर बोलूंगा ना कि अब इसमें क्या करेंगे हम लोग को, इसमें से ना देखिए ये +1 तो आ गया, हमारा +1 तो आ गया। अब हम लोग को क्या करना क्या है, 2x के फॉर्म में लिखना है। तो 2 यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, इन दोनों से 2 कॉमन निकालते हैं। तो जब यहाँ से 2 कॉमन निकालेंगे तो यहाँ पर k बचेगा, यहाँ पर 5 बचेगा। तो देखिए यहाँ पर हमारा 2 भी निकल के आ गया। अब हमको लिखना है यहाँ पर x। हम लोग क्या करेंगे, k+5 को हम लोग x एज्यूम कर लेंगे। क्या एज्यूम कर लेंगे, x एज्यूम करेंगे। तो k+5 को हम लोग x एज्यूम कर लिया और +1, और यहाँ पर मैं बोल दूंगा कि जो ये x है ना ये क्या है बच्चे k+5 के इक्वल है। अब समझिए यहाँ पर, अब समझिए, देखिए बच्चे आप लोग को पता होना चाहिए, बोला जा रहा है कि क्या है एक इंटीजर है। तो इंटीजर में जब भी आप क्या करोगे +5 करोगे ना तो भी वो क्या होगा इंटीजर होगा। तो बोलोगे ना कि सिंस k इज एन इंटीजर, ऐसे करके बोलोगे कि सिंस k इज एन इंटीजर देयरफॉर x इज इक्वल टू k+5 इज ऑल्सो एन इंटीजर। तो आप बोलोगे कि सिंस k इज एन इंटीजर देयरफॉर x इज इक्वल टू k+5 इज ऑल्सो एन इंटीजर। और जब ये इंटीजर है, जब ये इंटीजर है तो हम लोग बोलेंगे ना कि इंटीजर ये क्या है एक इवन इंटीजर है। और इवन इंटीजर में हम लोग अगर +1 करते हैं ना, इवन इंटीजर में अगर हम लोग +1 करते हैं तो क्या बन जाता है आपका ऑड इंटीजर बन जाता है। तो बोलोगे यहाँ पर कि 2x क्या है एक इवन इंटीजर है। तो देयरफॉर हम लोग बोल सकते हैं कि n इज इक्वल टू 2x+1 क्या होगा एक ऑड इंटीजर होगा। यही क्या करना था आपको प्रूफ करना था। आप यहाँ पर इस चीज को भी लिख सकते हो, नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, क्योंकि आप यहाँ पर सब तो बोल दिए हो कि 2x+1 क्या है एक ऑड इंटीजर है। तो देयरफॉर 2k+11 क्या होगा एक ऑड इंटीजर होगा। बस इतना ही आंसर है। अदरवाइज आप लोग इसको सॉल्यूशन देख सकते हो, मैंने इसको न जाने कितनी बार करवाया है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में करवाया है। अच्छा आप लोग को ये अगर डाउट होगा ना कि सर हम लोग को ना सेट डी भी बताइए, तो बच्चे देखिए सेट डी को पढ़ने से अच्छा है ना आप क्या करिए, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पढ़ लीजिए। आप क्या करिए, आप ना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पढ़ लीजिए, जैसे कि आप 2022 से 2023 का पढ़िए, 2024 का पढ़िए और 2025 का पढ़िए आप, ठीक है ना। इन चारों को आप पढ़ लो तो देखिएगा इन चारों से भी क्या होगा बच्चा आपका 100% क्वेश्चन कोई ना कोई फंसेगा ही फंसेगा, 100% क्वेश्चन फंसेगा, ठीक है ना। तो हम लोग बोलेंगे अब क्वेश्चन नंबर 8 है, क्वेश्चन नंबर 8 को पढ़ते हैं। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि प्रूफ करना है दिस वन इज इक्वल टू दिस वन। तो प्रूफ करने के लिए हम लोग करते क्या है, हम लोग लेते हैं यहाँ पर एलएचएस लेते हैं। क्या लेते हैं, एलएचएस। एलएचएस में जो है उसको यहाँ पर लिख देते हैं। अब रूट के अंदर कोई भी टर्म लिखा हुआ है ना तो इसको हम लोग क्या करते हैं, पहले इसको हम लोग पहले करते हैं रेशनलाइज। क्या करते हैं, रेशनलाइज करते हैं। तो रेशनलाइज करने के लिए हम लोग करते क्या है, यहाँ पर इसको ऐसे करके आगे ड्रॉ करते हैं, आगे करके ड्रॉ करिएगा, आगे करके। एक काम करता हूँ इसको मैं पहले इरेज कर लेता हूँ। हाँ बिल्कुल, अब देखिए, अब मैं बोलूंगा ना यहाँ पर कि जो नंबर लिखा हुआ है हम लोग उस नंबर को करके लिखेंगे कि यहाँ पर ये है 1 माइनस कॉस थीटा और यहाँ पर ये है 1 प्लस कॉस थीटा। देखिए जो डिनोमिनेटर में लिखा होता है ना सेम टू सेम वैसा ही लिखते हैं, लेकिन साइन को चेंज करके, साइन को चेंज करके ऐसा लिखते हैं। समझ में आ गया, सेम प्लस था तो माइनस माइनस से लिख देंगे। देखिए ये 2 बार है तो इसको ऐसा करके लिख दिए, और ये a+b a-b इसको ऐसा लिख दिए। तो मैं बोलूंगा ना कि ये 2 बार है ना, तो इस 2 बार से एक बार ये बाहर निकल जाएगा, और यहाँ पर a+b a-b का फॉर्मूला होता है a² माइनस b स्क्वायर, a² माइनस b स्क्वायर। अब 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है बच्चे, साइन स्क्वायर थीटा होता है। ये बहुत शॉर्टकट मारता है, 1 माइनस कॉस थीटा हो गया। आप इसको ऐसा समझिए कि यहाँ पर भी रूट दीजिए आप
और यहाँ पर पावर में 2 दीजिए। यहाँ से क्या हो जाएगा, 1 माइनस कॉस थीटा बाहर निकल के आ जाएगा। और ये क्या होता है बच्चे, ये क्या होता है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है बच्चे आपके साइन स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है। तो मैं बोलूंगा ना कि यहाँ पर तो 1 माइनस कॉस था ही, इसमें से इसका भी स्क्वायर है, तो ये क्या हो जाएगा, साइन थीटा बाहर निकल के आ जाएगा। यहाँ पर मैं 1 को लिखूंगा साइन थीटा के नीचे, और सॉरी सॉरी 1 के नीचे लिखूंगा साइन थीटा, और माइनस तो माइनस कॉस के नीचे भी लिखूंगा मैं यहाँ पर साइन थीटा। तो 1 बाय साइन थीटा होता है कॉसेक थीटा, और कॉस बाय साइन होता है बच्चे आपका कॉट थीटा। और यही क्या था बच्चे आपका आरएचएस था, आपने इसको प्रूफ कर दिया। क्वेश्चन नंबर 9 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 9 में बोला जा रहा है, यहाँ पर समझिएगा, यहाँ पर कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर। आपको करना क्या है बच्चे, एक्स स्क्वायर का वैल्यू फाइंड करना है। अच्छा, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर। अच्छा, देखते हैं क्या बोलना चाह रहा है। बोलना चाह रहा है ये कि ये हम लोग को डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू दिया हुआ है एक्स के रेस्पेक्ट में। ड्रॉ और ग्राफ, हम लोग को ग्राफ ड्रॉ करना है। तो बच्चे याद रखिए, जब कभी भी स्क्वायर आ जाए, जब कभी भी स्क्वायर आ जाए, या कभी भी एरिया आ जाए, क्या आ जाए, एरिया आ जाए, या कभी भी आ जाए क्यूब आ जाए, क्या आ जाए, क्यूब आ जाए, क्यूब या फिर वॉल्यूम, क्यूब मत बोलिए, वॉल्यूम बोलिए, क्या बोलिए, वॉल्यूम बोलिए। जब कभी भी ये सब आ जाएगा, तो देखिए अगर यहाँ पर रहता एक्स और यहाँ पर रहता पेरीमीटर लिखाया हुआ, क्या लिखाया रहता पेरीमीटर लिखाया हुआ, तब जो आप ग्राफ बनाओगे ना, ग्राफ बनाओगे उसको अपना स्केल से ज्वाइन करोगे पॉइंट को। लेकिन कभी भी आपका लिखा हुआ रहेगा एक्स स्क्वायर, क्या लिखा रहेगा, एक्स स्क्वायर लिखा रहेगा, या एरिया लिखा रहेगा, या वॉल्यूम लिखा रहेगा, तो उस केस में क्या करोगे आप, उस केस में आप क्या करोगे, ग्राफ के पॉइंट को आप फ्री हैंड ड्रॉ करोगे, आप अपने हाथों से ड्रॉ करोगे, ऐसे करके ऐसे, ठीक है ना। अगर रहता है यहाँ पर पेरीमीटर रहता ना, तो आप स्केल से ज्वाइन करते, ठीक है ना। लेकिन पेरीमीटर नहीं है, यहाँ पर क्या है, एक्स स्क्वायर गिवन है, तो यहाँ पर आप ऐसे करके बनाओगे। बताता हूं मैं। तो बोला जा रहा है कि ड्रॉ करना है ये ग्राफ बिटवीन, दिखे जाए अच्छे से, हाँ, ड्रॉ करना है ये ग्राफ बिटवीन द वैल्यू ऑफ एक्स एंड एक्स स्क्वायर के बीच में। तो देखिए, जो पहला वैल्यू होता है ना, इसको ड्रॉ करते हैं एक्स एक्सिस पे, और इसको ड्रॉ करते हैं वाई एक्सिस पे। और द वैल्यू ऑफ एक्स आर इंटीजर, जो एक्स का जो वैल्यू है वो क्या है, इंटीजर है, फ्रॉम -4 से +4। तो -4 से +4, तो -4। देखिए यहाँ पर क्या कर सकता है ना, यहाँ पर ना एग्जामिनर ना थोड़ा दिमाग लगा सकता है। दिमाग क्या लगा सकता है, यहाँ पर आपको ना थोड़ा दिमाग लगाना ही पड़ेगा। -4 है, -4 है, इसका स्क्वायर करोगे तो -4 का स्क्वायर क्या आता है, 16 आता है। -3 का स्क्वायर क्या आता है, 9 आता है। देखिए बोला ना कि स्क्वायर करिए। फिर -2 का स्क्वायर क्या आता है, 4 आता है। -1 का स्क्वायर क्या आता है, 1 आता है। 0 का स्क्वायर क्या आता है, 0 आता है। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, और 4 का स्क्वायर 16। तो आपको करना क्या था, एक्स का वैल्यू आपको -4 से +4 लेना है, और आपको एक्स स्क्वायर का वैल्यू निकालना है। तो आपने क्या कर लिया, एक्स स्क्वायर का वैल्यू निकाल लिया। अब क्या करना है, आपको ग्राफ भी ड्रॉ करना है। तो कुछ नहीं करना है, इसको ले लो एक्स एक्सिस पे, इसको ले लो वाई एक्सिस पे। तो बोलोगे ना सर कि एक्स पे सर ना नेगेटिव वैल्यू भी है, पॉजिटिव वैल्यू भी है, मतलब कि सर हम लोग एक्स को कुछ ऐसा ड्रॉ करेंगे। देखिए ऐसा कुछ ऐसा ड्रॉ किए हैं, यहाँ पर नेगेटिव, यहाँ पर ये थोड़ा गलती किया है। गलती ये किया है ना कि इसको ना 1 1 का गैप लेना था। कितने गैप लेना था, 1 1 गैप लेना था। यहाँ पर गलती कर दिया है, यहाँ से 0 से 1, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4 ऐसे जाएगा, ठीक है ना। लेकिन कोई बात नहीं, जैसा बनाया वैसे ही बता देते हैं हम। आप क्या करेगा, आप इसका जो करेक्ट सॉल्यूशन है ना, आप लोग उसको जाकर के देख लीजिएगा। आप लोग को शो हो रहा होगा कहाँ पर है करेक्ट सॉल्यूशन। आई थिंक ये चैप्टर 7 का है ये, तो आप लोग चैप्टर 7 में जाकर के इसको पढ़ सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप क्या करिएगा, यहाँ पर आप ऐसे ले लिए, और यहाँ पर क्या है 16, 9, 4, ये ऐसा है। तो बच्चे क्या करते हैं, बच्चे होते हैं होशियार। बच्चे क्या करते हैं, यहाँ पर देखते हैं ना कि यहाँ पर ना 0 के बाद 1 है, फिर 4 है, 19 है, फिर 16 है। तो बच्चे यहाँ पर ऐसा लिखते हैं, 0 लिखते हैं, 1 लिखते हैं, 4 लिखते हैं, 9 लिखते हैं, और 16 लिखते हैं। नहीं बच्चे ऐसा नहीं करते हैं। यहाँ पर ना, यहाँ पर हम लोग क्या क्या करते हैं, इक्वल गैप लिखते हैं। इक्वल गैप, इक्वल गैप मतलब कि ये 0 से 2 है तो 2 से 4 होगा, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10, 10 से 12, 12 से 14, 14 से 16 ऐसा करके लिखते हैं, ठीक है। और यहाँ पर तो बता दिया हूँ कैसे लिखना है। तो हम लोग क्या करना है, हम लोग को ग्राफ ड्रॉ करना है। तो हम लोग यहाँ पर बोलेंगे, हम लोग यहाँ पर बोलेंगे कि हम लोग को क्या करना है, ग्राफ ड्रॉ करना है। तो ऑन ड्रॉइंग ग्राफ बिटवीन द वैल्यूज ऑफ एक्स एंड एक्स स्क्वायर, ये फालतू का लिखा है, इसको मत लिखिएगा। आप बस ऐसे करके ड्रॉ करिएगा। आप यहाँ पर बोलिएगा कि हम लोग को ना, देखिए ये वाला को ना ये 1 बोला है, इसको ये 1 बोला है, तो 1 पे क्या है, 1 ही वैल्यू है। तो 1 पे 1 लिख दोगे, और -1 पे भी क्या था, 1 था। -1 पे भी 1 था, और +1 पे भी 1 था, ठीक है। +2 पे 4 था, और -2 पे भी 4 था। +3 पे आपका 9 था, और -3 पे आपका 9 था। +4 पे आपका 16 था, -4 पे आपका 16 था। तो देखिए इसको क्या किया बच्चे, इसको फ्री हैंड ड्रॉ किया है। इसको क्या किया है, फ्री हैंड ड्रॉ कर दिया है, ठीक है ना। तो आप ऐसे करके इसको ड्रॉ कर दीजिएगा, ठीक है। आप लोग को मैंने सिखाया भी है इसको, और अभी भी सिखा दिया। तो ये क्या हो गया, ग्राफ हो गया। और यहाँ पर एक चीज नहीं लिखा है, स्केल। स्केल को मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, यहाँ पर थोड़ा दिखेगा नहीं आप लोग को क्योंकि पहले से ब्लैक ब्लैक है ना। तो यहाँ पर मैं बोलूंगा कि स्केल। तो स्केल क्या है, तो स्केल में बोलोगे कि ऑन एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस पे ना 1 सेंटीमीटर,
ऑन वाई एक्सिस, वाई एक्सिस पे भी 1 सेंटीमीटर। देखते हैं कि क्या है बोलने का मतलब। देखिए जो ये लिया है उसके अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूँ, हम लोग को वैसे तो लेना था, मैं बता रहा हूँ, चलो जो ये लिया उसके अकॉर्डिंग बता रहा हूँ कि यहाँ पर देखिए जो ये होता है ना, ये होता है 1 सेंटीमीटर, ये होता है 1 सेंटीमीटर, ये होता है 1 सेंटीमीटर, वैसे ही ये होता है 1 सेंटीमीटर, ये होता है 1 सेंटीमीटर। तो एक्स एक्सिस पे क्या किया है, ये 1 सेंटीमीटर को ये देखिए 2 से 4 हो गया, 4 से 6 हो जाएगा, तो ये क्या किया है, 2 का एक गैप लिया है। ठीक है, 2 का एक क्या लिया है, गैप लिया है। और वाई एक्सिस पे भी वाई एक्स पे भी क्या क्या किया है, ये एक एक सेंटीमीटर को ये क्या किया है, 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6 ऐसे करके लिया है। यहाँ पर जीरो भी था, यहाँ पर क्या था, जीरो भी था, ये देखिए यहाँ पर जीरो भी था, 0,0, 0,0। इसका कोऑर्डिनेट्स भी नहीं लिखा है ये गधा। ठीक है, कोई बात नहीं, हम लोग बोलेंगे कि यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हमारा यहाँ पर गैप क्या है, 2 का गैप है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि यहाँ पर ना इसको ना यूनिट बोलिएगा, यहाँ पर क्या बोलिएगा, इसको यूनिट बोलिएगा, और इसको बोलिएगा स्क्वायर यूनिट बोलिएगा। क्या बोलिएगा, स्क्वायर यूनिट बोलिएगा। क्योंकि यहाँ पर हम लोग को ना तो सेंटीमीटर गिवन है ना ही मीटर गिवन है, हम लोग यहाँ पर स्क्वायर यूनिट बोलिएगा। ठीक है, और हम लोग को ना यहाँ पर ना कोऑर्डिनेट्स भी लिखना चाहिए, जो कि कोऑर्डिनेट्स नहीं लिखा है। कोऑर्डिनेट्स लिखोगे आप, कोऑर्डिनेट्स बोलोगे कि यहाँ क्या है बच्चे, 4 पे आपका 16 आया है, यहाँ पर -4 पे आपका 16 आया है, यहाँ -3 पे आपका 9 आया है, यहाँ पर -2 पे आपका 4 आया है, यहाँ पर -1 पे आपका 1 ही आया है। ठीक है ना, और यहाँ पर 0 पे 0 आया है। लिखोगे आप थोड़ा सा अच्छे से लिखोगे तो दिख जाएगा आपको, और कॉपी में आप थोड़ा अच्छे से लिखिएगा, और इस स्केल को आप इसके अंदर लिखिएगा। ठीक है ना, मतलब कि ग्राफ पेपर के अंदर लिखते हैं, तो ये क्या होगा, आपका इतना बन के रेडी हो गया है। चलिए हम लोग अब क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 के बाद हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 को पढ़ते हैं और समझते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 में बोला जा रहा है, यहाँ पर देखिएगा, हाँ बस क्वेश्चन 10 में बोला जा रहा है कि हम लोग को क्या करना है, इफ A/B इक्वल होगा C/D के, देन प्रूफ करना है। तो हम लोग बोलेंगे ना कि जब भी ऐसा रहता है ना, तो हम लोग क्या करते हैं, A/B को लिखते हैं A/B, और फिर इक्वल को इक्वल, C/D को लिखते हैं C/D। हम लोग क्या क्या करते हैं, जब हम लोग A/B को लेंगे K के इक्वल, तो देखिए ये डिवाइड में इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में, तो A का वैल्यू क्या होगा बच्चे, BK होगा। और जब हम लोग C/D को लेंगे K के इक्वल, तो C का वैल्यू क्या होगा बच्चे, आपका DK होगा। यहाँ पर ले लिए हम लोग। अब लेते हैं LHS। LHS क्या है, LHS इज इक्वल टू दिस वन है। तो A का वैल्यू क्या है, BK है, तो BK का स्क्वायर, सी का वैल्यू क्या है, डीके है, तो डीके का स्क्वायर। तो दोनों का जब स्क्वायर स्क्वायर करोगे तो यहाँ पर बी का भी स्क्वायर आएगा, के का भी स्क्वायर आएगा, यहाँ पर सी का भी डी का भी स्क्वायर आएगा, के का भी स्क्वायर आएगा। तो दोनों में से के स्क्वायर कॉमन लोगे तो यहाँ पर बी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर, यहाँ पर बी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर था ही, दोनों क्या जाएगा, ऊपर नीचे कट हो जाएगा, तो यहाँ पर के स्क्वायर आ जाएगा। तो एलएचएस हमारा कितना आ गया, के स्क्वायर आ गया। अब बात करते हैं आरएचएस का। आरएचएस क्या है, AC बाई BD है। तो AC, ए का वैल्यू क्या है, BK है, BK लिख देंगे। सी का वैल्यू क्या है, DK है, DK लिख देंगे। BD कैसे छोड़ देंगे, B से B कट गया, D से D कट गया, तो K इंटू के आपका के स्क्वायर हो जाएगा। तो हम लोग देखेंगे कि एलएचएस भी क्या आया है, के स्क्वायर आया है, आरएचएस भी क्या है, के स्क्वायर आया है। इस तरीके से क्या हो गया, ये हैंस प्रूव्ड हो गया, दोनों क्या होगा, इक्वल इक्वल आ गया। क्वेश्चन नंबर 11 को देखते हैं, इसमें बोला जा रहा है, यहाँ पर देखिएगा कि एरिया ऑफ द कर्व सरफेस ऑफ अ सिलेंडर। तो जो एरिया है ना कर्व सरफेस ऑफ अ सिलेंडर का, वो इतना है। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होता है, तो ये होता है बच्चे 2πRh, मतलब कि आपको ये 2πRh का वैल्यू दिया जा रहा है। इफ द रेडियस ऑफ बेस ऑफ सिलेंडर, जो रेडियस है वो क्या है बच्चे, आपका 14 सेंटीमीटर है। आपको हाइट निकालना है, तो बच्चे देखिए हाइट आप कहाँ से निकालोगे, तो जो गिवन रहता है ना उसी से क्या करते हैं हम लोग, हाइट निकालते हैं। तो हम लोग बोलेंगे कि हम लोग को गिवन है कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, इतना गिवन है, हम लोग को बेस गिवन है, हम लोग को हाइट निकालना है। तो हम लोग बोलेंगे ना कि कर्व सरफेस ऑफ सिलेंडर क्या होता है, 2πRh होता है। ठीक है, कर्व सरफेस एरिया सिलेंडर इतना दिया हुआ है, तो 2 को तो 2 लिख दिए, पाई को इतना लिख दिए, आर को इतना लिख दिए, एच का नहीं पता, कोई बात नहीं, एच को यहीं पर छोड़ेंगे। यहाँ पर है आपका 3696, ये डिवाइड में है, इस साइड जाएगा तो मल्टीप्लाई में, ये तीनों मल्टीप्लाई में है, इस साइड आएंगे तो ये होंगे डिवाइड में। अब बस इसको सिंप्लीफाई करना है और आपको अपना एच का वैल्यू लेकर के आना, तो आपका एच का वैल्यू आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो हम लोग अब बोलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। हाँ याद ये रखना है कि क्वेश्चन नंबर 12 से क्या होता है बच्चा, आपका ऑप्शनल चालू हो जाता है, ऑप्शनल चालू हो जाता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 12 का पढ़ते हैं पहले ये क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन नंबर 12 में बोला जा रहा है ना कि द रेडियस ऑफ अ सर्कल इज 20 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर पहले हम लोग को एक बनाना है सर्कल। क्या बनाना है, हम लोग बनाना है एक सर्कल जिसका रेडियस क्या है बच्चे, आपका ये 20 सेंटीमीटर क्या है, गिवन है। आप यहाँ पर बस 20 लिखिएगा तो सही रहेगा, ज्यादा नहीं तो हौच-पौच हो जाएगा। तो बोल जा रहा है कि रेडियस है आपका 20 सेंटीमीटर, डिस्टेंस बिटवीन टू इक्वल एंड पैरेलल कॉर्ड इज 24 सेंटीमीटर। तो हमारे पास क्या है बच्चे, दो इक्वल है और पैरेलल कॉर्ड है। बच्चे याद रखिए
अब क्वेश्चन आएगा ना कि सर क्या हम लोग सर ये सीडी सर यहीं बनाएंगे क्या, यहाँ यहाँ नहीं बना सकते क्या? तो बच्चे कभी भी अगर आप यहाँ पर बनाओगे ना तो ए बी कभी भी सी डी के इक्वल होगा ही नहीं, तो इसको अपोजिट साइड ही बनाना पड़ेगा, तभी ये क्या होगा बच्चे, इक्वल होगा और पैरेलल होगा। समझ में क्या? पैरेलल तो यहाँ पर ये हो सकता है लेकिन ये इक्वल नहीं होगा, क्योंकि ए बी इतना बड़ा है तो सी डी छोटा हो जाएगा। तो इक्वल एंड पैरेलल करने के लिए आप लोग को इसको अपोजिट साइड ही बनाना पड़ेगा। तो ए बी क्या है बच्चे, सी डी के इक्वल है। और आप लोग को पता होना चाहिए ना कि जब भी कॉर्ड क्या होते हैं, इक्वल होते हैं और पैरेलल होते हैं ना, तो वो क्या होते हैं बच्चे, सेंटर से वो सेम सेम डिस्टेंस पर होते हैं। मतलब कि ओ से एन का डिस्टेंस, मतलब कि ओ एन इक्वल होगा बच्चे ओ एम के। ये है बोलने का मतलब, जो कि यहाँ पर लिखा भी है कि ओ एम क्या होगा, ओ एन के इक्वल होगा, क्योंकि इक्वल कॉर्ड जो होते हैं ना वो सेम डिस्टेंस पर होते हैं सेंटर से। ठीक है ना? तो हम लोग बोलेंगे यहाँ पर कि हम लोग करना क्या है, लेंथ ऑफ कॉर्ड फाइंड करना है, मतलब कि ये ए बी फाइंड करना है या फिर सी डी फाइंड करना है। तो हम लोग बोलेंगे ना कि ये हम लोग तब निकाल पाएंगे ना जब हम लोग क्या करेंगे, जब हम लोग निकाल पाएंगे इस ए एम को। देखिए हम लोग करते क्या है, यहाँ पर एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है, तो हम लोग बोलेंगे ना यहाँ पर, आप लोग मैंने पढ़ाया भी है ये। तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग यहाँ से ओ एम निकालते हैं। तो हम लोग बोलेंगे ना कि जो ओ एम होगा ना, जो ओ एम होगा वो क्या होता है बच्चे, वो होता है हाफ एन एम का। क्या होता है, एन एम का। एनएम का क्या होगा, हाफ होगा। तो ओएम क्या होगा, हाफ। एनएम कितना है, तो देखिए बोल रहा है कि जो डिस्टेंस बिटवीन टू इक्वल एंड पैरेलल कॉर्ड, तो दो इक्वल एंड पैरेलल कॉर्ड के बीच का जो डिस्टेंस है ना वो क्या है, 24 है। तो मल्टीप्लाई 24 करोगे तो ये आपका आ जाएगा बच्चे 12 सेंटीमीटर आ जाएगा। आप लोग मैंने पढ़ाया भी है। तो आपका ओएम निकल के आ गया 12 सेंटीमीटर। तो आपका ये ओएम आ गया 12 सेंटीमीटर। अब हम लोग लेंगे, देखिए ये क्या है, एक राइट एंगल ट्राइंगल है। डिस्टेंस जब भी बोलता है ना तो वो हमेशा परपेंडिकुलर डिस्टेंस बोलता है। क्या बोलता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बोलता है। तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है हमारा, तो हम लोग बोलेंगे ना कि हम लोग अब यहाँ पे लगाएंगे राइट एंगल ट्राइंगल वाला थ्योरम, मतलब कि हम लोग लगाएंगे यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। हम लोग बोलेंगे कि इन ट्राइंगल ओ ए एम में क्या होता है, देखिए जब भी कोई एक राइट एंगल ट्राइंगल होता है ना तो यहाँ पर अगर ये 90 डिग्री है तो 90 के सामने वाले को बोलते हैं हाइपोटेन्यूस। इसको बोलो परपेंडिकुलर, इसको बोलो बेस, या इसको बोलो परपेंडिकुलर, इसको बोलो बेस, किसी को कुछ भी बोल सकते हो। तो बोलोगे ना कि जो स्क्वायर ऑफ हाइपोटेन्यूस होता है ना, मतलब कि ओ ए स्क्वायर जो होता है ना वो इक्वल होता है, वो इक्वल होता है परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। परपेंडिकुलर स्क्वायर ओ एम है, बेस स्क्वायर ए एम है। तो मैं बोलूंगा यहाँ पर मैं बोलूंगा कि ओ ए है आपका 20, 20 का स्क्वायर इज इक्वल टू ओ एम है आपका 12, 12 का स्क्वायर, और ए एम आपको नहीं पता है। विजुअल है, नहीं विजुअल है, यहाँ पर देखिए ऐसे समझिएगा। हाँ बिल्कुल। अब देखिए तो मैं बोलूंगा कि 20 का स्क्वायर होता है 400, 12 का स्क्वायर होता है 144 प्लस ए एम स्क्वायर। मैं इस ए एम स्क्वायर को यहीं पर छोड़ दूंगा, ये 400 है इधर, प्लस में 144 है, इस साइड आएगा तो माइनस में 144, दोनों का माइनस करूंगा तो कितना आएगा, 256 आएगा। 256 का जब हम लोग निकालेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन, उसका कितना निकल जाएगा, 17 सेंटीमीटर निकल के आएगा। ठीक है ना? तो मैं बोलूंगा यहाँ पर हम लोग को निकालना है ए बी निकालना है। तो बच्चे याद रखिए कि जब भी क्या होता है, सेंटर से परपेंडिकुलर ड्रॉ होता है ना तो क्या कहता है, कॉर्ड को बाइसेक्ट करता है। मतलब कि जो ए बी होगा ना, जो ए बी होगा वो क्या होगा, जितना ये ए एम होगा ना उतना ही क्या होगा, ये बी एम भी होगा। मतलब कि ए बी क्या होगा बच्चे, ये प्लस ये होगा, या फिर बोल लो कि ए बी क्या होगा, इसका डबल होगा, ए एम का डबल होगा, ए एम का डबल होगा। आपका इतना आंसर आ जाएगा। आप लोग मैंने पढ़ाया है सर्कल एंड टेंजेंट चैप्टर में ना, इसको बहुत डिटेल में समझाया है। ठीक है? तो हम लोग का क्या हो गया बच्चे, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 12 हो गया कंप्लीट। हम लोग क्या करते हैं अब, क्वेश्चन नंबर 12 के बाद हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 के और को पढ़ते हैं, ऑप्शनल को पढ़ते हैं। तो यहाँ पर समझिएगा, यहाँ पर देखिएगा, हाँ बिल्कुल यहाँ पर समझते हैं क्वेश्चन नंबर 12 के और को। तो देखिए बच्चे यहाँ पर बोला जा रहा है ना कि हम लोग क्या करना है बच्चे, प्रूफ करना है द रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल। जो रेशियो होता है ना एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल का, वो इक्वल होता है। तो देखिए यहाँ पर जो प्रूफ करना है उसको पहले समझते हैं। तो बोला जा रहा है कि द रेशियो एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल, तो एरिया ऑफ वन ट्राइंगल अपॉन एरिया ऑफ सेकेंड ट्राइंगल, तो एरिया ऑफ फर्स्ट ट्राइंगल अपॉन एरिया ऑफ सेकेंड ट्राइंगल का रेशियो इज इक्वल टू, वो क्या होता है, इक्वल होता है द स्क्वायर ऑफ रेशियो ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड। तो अगर ए बी बात करेंगे तो यहाँ पर पी क्यू का बात करेंगे, अगर बी सी बात करेंगे तो यहाँ क्यू आर का बात करेंगे, अगर ए सी बात करेंगे तो यहाँ पर पी आर का बात करेंगे। इसके इक्वलता प्रूफ करना है। हम लोग गिवन क्या है, गिवन बस यही है ना कि हम लोग को यहाँ पर सिमिलर ट्राइंगल क्या है, गिवन है। तो हम लोग बोलेंगे कि गिवन में क्या है, ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर है ट्राइंगल पी क्यू आर के, बस ये गिवन है।
प्रूफ करना है, बता दिया क्या प्रूफ करना है। तो पहले किसी एक को प्रूफ करेंगे, बाकी दो अपने आप प्रूफ हो जाएगा। ऐसा क्वेश्चन ना आप लोग मैंने प्रूफ करवाया है, डिटेल में समझाया है। आप लोग क्या कर सकते हो, उस वीडियो को जाकर के देख सकते हो, ठीक है ना। इंपॉर्टेंट थ्योरम करके नाम करके है, चैप्टर 11 का है ये, ठीक है ना। उसमें मैंने आप लोग को 3 थ्योरम बताया है जो कि क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और उसी में से एग्जाम में आएगा, और उसके अलावा कहीं से नहीं आएगा, ठीक है ना। तो कंस्ट्रक्शन में क्या करते हैं हम लोग, कंस्ट्रक्शन में हम लोग बोलेंगे ना कि यहाँ पर क्या है, हम लोग ना बनाते हैं, यहाँ पर देखिए कंस्ट्रक्शन में हम लोग करना क्या है, यहाँ समझिएगा ना तो समझ में आएगा। हाँ बिल्कुल, यहाँ से कंस्ट्रक्शन में हम लोग करना क्या है, कंस्ट्रक्शन में हम लोग ना ए से ए से क्या क्या करते हैं, बीसी के ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, एडी, तो एडी परपेंडिकुलर बीसी ड्रॉ करते हैं, और पीएस परपेंडिकुलर क्यूआर ड्रॉ करते हैं। हम लोग को बोला जा रहा है कि प्रूफ करना है इतना, तो हम लोग बोलेंगे ना कि हम लोग पहले लेकर के आते हैं एरिया ट्राइंगल एबीसी। तो एबीसी का एरिया क्या होगा, तो इसका एरिया होता है 1/2 बेस मल्टीप्लाई हाइट होता है। तो यहाँ पर पहले हम लोग एलएचएस लेकर के आते हैं, क्या लेकर के आते हैं, एलएचएस। तो हम बोलेंगे कि एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी क्या होता है, 1/2 बेस, बेस क्या है, बीसी है, हाइट क्या है, एडी है। समझ में आ गया होगा। एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर 1/2 बेस मल्टीप्लाई हाइट, तो बेस आपका क्यू आर था, हाइट आपका पीएस था, मल्टीप्लाई करेंगे इतना आ गया। इससे ये कट गया, इसको हम लोगों ने क्या कर दिया, बीसी मल्टीप्लाई क्यू आर और एडी मल्टीप्लाई पीएस, आपका इक्वेशन नंबर 1 हो गया। हमारा एरिया तो निकल के आ गया है, इतना है, इतने के इक्वल है। अब हम लोग लेकर के आते हैं ए बी स्क्वायर और पी क्यू स्क्वायर कैसे आएगा। तो हम लोग बोलेंगे ना कि हम लोग को ना ये गिवन है, हम लोग को एक गिवन है, हम लोग को एक गिवन है यहाँ पर देखिएगा हम लोग को ना, अच्छा इसको बाद में लिखा है, पहले इसको समझ लीजिए। यहाँ पर बोला जा रहा है हम लोग करते क्या है, हम लोग ना इस छोटे ट्राइंगल को, इस छोटे ट्राइंगल के क्या करते हैं, इक्वल प्रूफ करते हैं, इक्वल नहीं मतलब सिमिलर प्रूफ करते हैं। तो हम लोग यहाँ पर लेंगे ए डी बी, हम लोग यहाँ पर लेंगे ट्राइंगल ए डी बी और लेंगे ट्राइंगल पी एस क्यू लेंगे। हम लोग क्या करते हैं, सिमिलर प्रूफ करते हैं। सिमिलर प्रूफ करने के लिए हम लोग बोलेंगे ना कि ना हम लोग को पहले से ही गिवन था कि ट्राइंगल ए बी सी पी क्यू आर के सिमिलर है। सिमिलर है मतलब कि इसका करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होगा, इक्वल इक्वल होगा, मतलब कि एंगल बी जो होगा ना एंगल क्यू के क्या होगा, इक्वल होगा, क्योंकि हम लोग को पहले से ही गिवन था एंगल ऑफ सिमिलर ट्राइंगल दिस वन एंड दिस वन, क्योंकि क्या है, एंगल है। या फिर आप ऐसा करके बोल सकते हो कि गिवन है कि ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर है ट्राइंगल पी क्यू आर के। जब भी सिमिलर होता है तो उसका करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होते हैं, इक्वल इक्वल होते हैं, ये इक्वल हो गया। और हम लोग ने ना कंस्ट्रक्शन से ना एंगल डी को, एंगल ए डी बी ये वाला एंगल और एंगल पी एस क्यू ये वाला एंगल, दोनों क्या किया बच्चे, 90 डिग्री ड्रॉ किया है। तो एंगल सिमिलरिटी क्राइटेरिया से दोनों ट्राइंगल क्या होंगे बच्चे, आपके सिमिलर होंगे। और जब सिमिलर होंगे तो हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग बोल सकते हैं ना कि ना इसके करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो क्या होगा, सेम टू सेम होगा। मतलब कि यहाँ पर AD लिखूंगा तो यहाँ पर PS लिखूंगा, AD और PS लिखूंगा। यहाँ पर अगर BD लिखूंगा तो यहाँ पर SQ लिखूंगा, अगर यहाँ पर BD लिखूंगा तो यहाँ पर SQ लिखूंगा, और यहाँ पर अगर AD लिखूंगा तो यहाँ पर PQ लिखूंगा, अगर यहाँ पर AB लिखूंगा तो यहाँ पर PQ लिखूंगा। तो इन दोनों को ले लिया है। तो क्वेश्चन आएगा सर इन्हीं दोनों को क्यों लिया, बाकी को क्यों नहीं लिया है। तो बच्चे आप बाकी को भी ले सकते हैं, आपका कोई गलती नहीं करेगा, आप तीनों को ले लेना, कोई गलती नहीं करेगा आपका। तो इसको आप बोलोगे कि ये होता कैसे है, ये होता है बाय प्रपोर्शनल साइड, प्रपोर्शनल साइड के थ्रू ये होता है, ठीक है ना। तो अब हम लोग बोलेंगे ना कि ऑल्सो करके बोलोगे, यहाँ पर ऑल्सो करके बोलोगे कि हम लोग को गिवन था कि ट्राइंगल ए बी सी क्या है, सिमिलर है ट्राइंगल पी क्यू आर के। तो इसका भी रेशियो ए बी बाई पी क्यू का रेशियो ये इक्वल होगा बी सी बाई क्यू आर के रेशियो के, और ये इक्वल होगा ए सी बाई पी आर के, ए सी बाई पी आर के। तो इसको मैं बोल देता हूं, यहाँ पर इक्वेशन नंबर 1 बोला हूं, इसको बोल दूंगा मैं इक्वेशन नंबर 2 और इसको बोल दूंगा मैं इक्वेशन नंबर 3, ठीक है ना। या फिर आप ऐसा बोल लो कि हम लोग को क्या है बच्चे, देखिए ए बी बाई पी क्यू किसके इक्वल है, ए डी बाई पी एस के। काम करो, इसको छोड़ो, आप यहाँ तक समझ में आ गया ना आप लोगों को यहाँ तक। तो बस आप बोलोगे कि इक्वेशन नंबर फर्स्ट से देखो, इक्वेशन नंबर फर्स्ट को देखो। तो हम लोग बोलेंगे यहाँ पर इक्वेशन नंबर फर्स्ट देखेंगे ना, तो यहाँ पर है बीसी बाई क्यू आर, बीसी बाई क्यू आर है। तो बीसी बाई क्यू आर को आप बोलोगे ना कि सर बीसी बाई क्यू आर को हम लोग सर ए बी बाई पी क्यू लिख सकते हैं। तो इसके जगह लिख दूंगा मैं ए बी बाई पी क्यू, क्या लिख दूंगा मैं, ए बी बाई पी क्यू लिख दूंगा। इसके जगह मैं लिखूंगा ए बी बाई पी क्यू, मल्टीप्लाई हो तो मल्टीप्लाई, और एडी बाई पी एस, एडी बाई पी एस की जगह मैं क्या लिखूंगा बच्चे, ए बी बाई पी क्यू लिखूंगा। क्या लिखूंगा मैं, ए बी बाई पी क्यू लिखूंगा। इसलिए इसको क्या बोलना है, इसको बोलना कि ये क्या है, इक्वेशन नंबर 2 है, ये क्या है, इक्वेशन नंबर 3 है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर बोल सकता हूँ कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर क्या होगा, ए बी स्क्वायर अपॉन पी क्यू स्क्वायर के इक्वल होगा। यही क्या करना था बच्चे, आपको प्रूफ भी करना था। तो बोलो सर हाँ ये तो कर दिए सर, ये कैसे करे, ये कैसे करे। तो बच्चे देखो अभी तो बताया आप लोगों को कि जब ये प्रूफ कर दिए ना कि ए बी स्क्वायर बाई पी क्यू स्क्वायर है, तो देखिए ए बी बाई पी क्यू किसके इक्वल है, बी सी बाई क्यू आर के। तो ए बी बाई पी क्यू किसके इक्वल है, बी सी बाई क्यू आर के। तो आप यहाँ पर लिखना बी सी बाई क्यू आर, यहाँ पर लिखना बी सी बाई क्यू आर। तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, ये वाला बी सी बाई क्यू आर स्क्वायर के भी इक्वल हो जाएगा। फिर बोलोगे कि सर ए बी बाई पी क्यू जो है ना सर वो ए सी बाई पी आर के भी इक्वल है।
तो यहाँ पर लिखना AC बाई पी आर, तो ट्राइंगल ABC अपॉन ट्राइंगल PQR क्या होगा बच्चे, AC बाई QR के भी इक्वल होगा। तो कुछ इस तरीके से बोला गया है यहाँ पर, ठीक है ना। मैंने आप लोग क्वेश्चन में बताया भी है, आप लोग यहाँ से भी पढ़ करके समझ सकते हो इसको। अब बच्चे हमारा क्वेश्चन नंबर 13, इसको पढ़ते हैं और समझते हैं। तो यहाँ पर बोला जा रहा है, इसको देखिएगा यहाँ पर, हाँ काफी है। अब बोला जा रहा है ना कि रेडियस ऑफ अ सॉलिड स्फीयर इज 12 सेंटीमीटर। तो रेडियस है मतलब कि यहाँ पर स्मॉल आर का वैल्यू गिवन है आपको 12 सेंटीमीटर। हाउ मेनी स्फीयर ऑफ 6 सेंटीमीटर कैन बी मेड। बच्चे जब भी ऐसा आएगा ना कि छोटे से बड़ा बनाया गया है या बड़े से छोटा बनाया गया है, तो हमेशा 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 क्या होता है बच्चे, वॉल्यूम क्या होता है, इक्वल इक्वल होता है। तो इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर बोला जा रहा है ना कि रेडियस ऑफ सॉलिड स्फीयर इतना गिवन है, हम लोग को निकालना क्या है बच्चे, पहले क्या करो, बड़े वाले का वॉल्यूम निकालो। पहले क्या करो, बड़े वाले का वॉल्यूम निकाल लो, या फिर आप मत निकालो वॉल्यूम, आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हो। कि हम लोग को क्या करना है, हम लोग को निकालना है हाउ मेनी स्फीयर्स, कितने स्फीयर्स बनेंगे। काम करो, यहाँ पर तो स्पेस नहीं दिया है, मैंने आप लोग को बताया है ऐसा क्वेश्चन को, आप लोग उसको पढ़ सकते हो, या फिर आप यहाँ पर जैसा बना हुआ है वैसे समझ सकते हो। यहाँ पर पहले क्या किया, यहाँ पर पहले सबसे पहले यहाँ पर ना पहले बड़े वाले का सॉलिड स्फीयर का क्या किया, वॉल्यूम निकाल लिया। तो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड स्फीयर क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब होता है। 4/3 को 4/3 लिख दिया, पाई को पाई लिख दिया है, आर का वैल्यू 12 है तो 12 इतना कर दिया वॉल्यूम, ठीक है ना। अब स्फीयर बनाया जा रहा है 6 सेंटीमीटर का, तो छोटे वाले का निकाल लो, छोटे वाले का निकाल लो। तो वॉल्यूम ऑफ वन स्मॉल स्फीयर, ये भी होगा बच्चे 4/3 पाई आर क्यूब। आर क्यूब की जगह यहाँ पर क्या है, आर की जगह पर 6 है, यहाँ पर 6 लिख दिया गया है, ठीक है। समझ में आ गया यहाँ तक। तो यहाँ पर इतना आ गया। हमको बोला है कितना क्यूब बनेगा, सॉरी कितना स्क्वायर बनेगा, सॉरी कितना स्फीयर बनेगा, कितना स्फीयर बनेगा। तो कितने स्फीयर बनेंगे, तो बड़े वाले वॉल्यूम को क्या करते हैं, छोटे वाले वॉल्यूम से डिवाइड कर देते हैं। तो बड़े वाले वॉल्यूम को क्या करेंगे, छोटे वाले वॉल्यूम से डिवाइड कर देंगे ना। तो ये 4/3 से, मतलब कि इसको जब इससे डिवाइड करोगे तो इससे तो ये पूरा कट जाएगा। यहाँ पर 12 का पावर 3 है, मतलब कि यहाँ पर 12 3 बार लिखा जाएगा, और यहाँ पर 6 3 बार लिखाएगा। तो इसको जब कट करोगे ना, तो यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई 2 बचेगा। तो ये 2 मल्टीप्लाई 2 कितना होता है, 8 होता है। मतलब कि आप जब आप इसको मेल्ट करके छोटे छोटे स्फीयर बनाओगे 6 सेंटीमीटर का ना, तो आपका ना 8 स्फीयर बन के रेडी होगा। एक सॉलिड स्फीयर से आपका 8 छोटे छोटे स्फीयर बन के रेडी होंगे। अब क्वेश्चन नंबर 13 का हो चुका है। 13 के और को पढ़ते हैं, समझते हैं। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि इफ रेडियस ऑफ द बेस ऑफ अ कोनिकल कैप, तो एक कोनिकल कैप है, ये क्या है, कोनिकल कैप है। तो बच्चे देखिए फिगर बनाना कंपलसरी रहता है, ताकि आप लोग अच्छे से पढ़ करके समझ करके बनाए, और सामने चेक करने वाला भी समझे अच्छे से कि हाँ कि आपने समझ के बनाया है। तो बोला जा रहा है कि रेडियस ऑफ अ बेस ऑफ अ कोनिकल कैप, मतलब कि आर गिवन है आपका 7 सेंटीमीटर, एंड हाइट गिवन है आपका 24 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर आपको हाइट गिवन है, यहाँ पर आपको आर गिवन है। आपको बोला जा रहा है कि फाइंड द एरिया ऑफ शीट मेकिंग। तो आपको ना एरिया ऑफ शीट निकालना है, आपको 10 कैप बनाना है। तो 10 कैप बनाने के लिए क्या करोगे, आप इसका निकालोगे कर्व सरफेस एरिया निकालोगे। क्या निकालोगे आप, कर्व सरफेस एरिया। तो बोलोगे सर कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है सर पाई आर एल। पाई का वैल्यू पता है सर हम लोग को, आर का भी पता है, लेकिन सर हम लोग को एल का वैल्यू पता नहीं है। तो एल के लिए हम लोग क्या बोलेंगे, हम लोग बोलेंगे ना कि एक रिलेशन होता है एच आर और एल में। क्या होता है, ये होता है द स्क्वायर ऑफ हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो इसलिए जब स्क्वायर शिफ्ट होता है ना बच्चे, तो ये क्या बनाता है, स्क्वायर रूट बनाता है। यहाँ पर एच का फॉर्मूला हो जाएगा, सॉरी एच का वैल्यू है 24, आर का वैल्यू है आपका 7। सॉल्व करोगे तो आपका एल का वैल्यू 25 सेंटीमीटर निकल के आएगा। यहाँ पर बच्चे राइट एंगल ट्राइंगल होता है ना, इसलिए यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो हम लोग बोलेंगे ना कि एक शीट के लिए, मतलब कि एक कोन, मतलब कि एक कैप के लिए कितना आपका शीट लगेगा, तो ये लगेगा आपका इतना स्क्वायर सेंटीमीटर। आपको बनाना है 10, तो आप क्या करोगे 10 से इसको मल्टीप्लाई कर दोगे, ठीक है ना। तो ये आपका आंसर बन के आ जाएगा। इसको अच्छे से पढ़िएगा, समझिएगा, तो समझ में आएगा ना। ये क्या है बच्चे, ये रिकैप वीडियो है एक तरीके से आप लोगों के लिए। तो आपको जल्दी पढ़ना है, इसको समझना है। तो यहाँ पर बोला जा रहा है अब क्वेश्चन नंबर 14 को पढ़ते हैं। तो यहाँ पर बोला जा रहा है ना कि द वेट ऑफ चिल्ड्रन ऑफ अ हायर सेकेंडरी स्कूल आर गिवन बिलो। यहाँ पर वेट गिवन है, और कैलकुलेट अर्थमेटिक मीन, आपको मीन निकालना है। तो देखिए बच्चे, मैंने आप लोग को बताया है ना कि जब भी हम लोग को ना अर्थमेटिक मीन निकालना होता है ना, तो जो भी डाटा गिवन रहता है हम लोग पहले उसको लिखते हैं। और याद रखिए, मीन के लिए हम लोग बनाते हैं 4 कॉलम, ठीक है। मीडियन के लिए बनाते हैं बच्चे हम लोग 3 कॉलम, और मोड के लिए बनाते हैं बच्चे हम लोग 2 कॉलम। तो यहाँ पर हमारा 2 कॉलम तो पहले से ही गिवन था, तो हम लोगों ने इसको लिख दिया है। जो सेकंड कॉलम होता है उसको हम लोग बोलते हैं एफ आई। क्या बोलते हैं, एफ आई बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए वेट से हम लोग क्या करते हैं, जो भी एक क्लास इंटरवल गिवन रहता है ना, हम लोग यहाँ से निकालते हैं बच्चे मिड पॉइंट। क्या निकालते हैं, मिड पॉइंट। मिड पॉइंट को हम लोग बोलते हैं एक्सआई। क्या बोलते हैं, एक्सआई बोलते हैं। तो मिड पॉइंट निकालते कैसे हैं, तो क्या करेंगे, दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड, दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड, दोनों को ऐड करेंगे तो 70 आएगा, 70 करेंगे 2 से डिवाइड तो 35 आएगा। 40 और 50 को ऐड करेंगे तो 90 आएगा, 90 करेंगे 2 से डिवाइड तो 45 आएगा। तो 35 से 45, 45 से 55 ऐसे करके आप लिख सकते हो, ठीक है ना। ये तो सीरीज बन जाएगा, ठीक है ना। तो आप इसको लिख सकते हो। अब यहाँ पर निकालते हैं एफ आई
एक्स आई निकालते हैं। तो एफ आई एक्स आई इन दोनों को मल्टीप्लाई करके यहाँ पर, दोनों को मल्टीप्लाई करके यहाँ पर, दोनों को मल्टीप्लाई करके यहाँ पर। अब देखिए अर्थमेटिक मीन का फॉर्मूला क्या होता है, ये फॉर्मूला होता है समीशन एफ आई एक्स आई अपॉन समीशन एफ आई होता है। समीशन एफ आई एक्स आई क्या है, इतना है, इसको लिख देंगे और समीशन एफ आई हम लोग यहाँ से निकालेंगे, दोनों को सबको ऐड करके, सबको ऐड करके यहाँ पर, सबको ऐड करके यहाँ पर, फिर इसको सिंप्लीफाई करेंगे, इतना आ जाएगा। ये केजी में था तो केजी में आप अपना आंसर लिखना मत भूलिएगा, ठीक है ना। तो बस आपका यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पर बच्चे, यहाँ पर समझिएगा, हाँ बिल्कुल। अब देखिए ना, यहाँ पर हम लोग बोलेंगे ना कि द मार्क्स ऑब्टेन बाय एन द मार्क्स ऑब्टेन इन एन एग्जामिनेशन बाय द स्टूडेंट्स आर गिवन इन द फॉलोइंग टेबल। जो भी मार्क्स ऑब्टेन किए हैं स्टूडेंट, ये टेबल में गिवन है। हम लोग क्या निकालना है, मीडियन निकालना है। तो मोड के लिए बनाते हैं 4 कॉलम, मीडियन के लिए बनाते हैं 3 कॉलम। हम लोग बोलेंगे कि जो यहाँ पर 2 कॉलम गिवन है उसका लिटिस लिख देंगे। अब यहाँ पर निकालते हैं बच्चे हम लोग क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्या निकालते हैं, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालते हैं। तो ये निकालते कैसे हैं, तो जो यहाँ पर रहता है उसको ऐसे ही लिखते हैं, फिर यहाँ पर कैसे, इस नंबर को और इस नंबर को ऐड करके यहाँ पर लिखते हैं 13 प्लस 24 को ऐड करके यहाँ पर लिखते हैं 37 और 32 को ऐड करके यहाँ पर लिखते हैं 69 और 10 को ऐड करके यहाँ पर लिखते हैं 79 और 5 को ऐड करके यहाँ पर लिखते हैं 84। तो जो यहाँ पर 84 आया है वो इन सब का सम करने पर भी आना चाहिए। क्या चाहिए, आना चाहिए। समीशन इसको एफ बोलते हैं या फिर इसको एन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एन बोलते हैं। तो बोलोगे ना कि ना सिंस, यहाँ पर मैं लिख के बता रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर थोड़ा समझने वाली बात है। तो बोलोगे ना कि सिंस एन जो है वो 84 है, तो बोलोगे देयरफॉर n बाई 2 निकालते हैं। n बाई 2 क्या निकालते हैं, 84 को 2 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, 42 आएगा। अब ये आ गया 42। तो 42 से जस्ट ग्रेटर वैल्यू कौन सा है सीएफ में, तो 42 से जस्ट ग्रेटर वैल्यू क्या है बच्चे, 69 है। क्या है, 69 है। तो 69 है, तो इसका मतलब ये है कि आपका क्या है, 69 क्या है आपका, 69 आपका जस्ट ग्रेटर वैल्यू है। और ये 30 to 40 क्या है आपका बच्चे, मीडियन क्लास है। क्या है आपका, मीडियन क्लास है। n का वैल्यू है 84, तो n बाई 2 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 42 से जस्ट ग्रेटर वैल्यू है 69। तो 69 क्या है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है, जिसकी फ्रीक्वेंसी क्या है 32 है, और इसका मीडियन क्लास क्या है बच्चे, 30 to 40 है। तो यही मीडियन क्लास कैलकुलेट करने के लिए हम लोग इतना किए हैं, ये वाला किए हैं मीडियन क्लास की। कौन सा मीडियन क्लास होगा, तो 30 से 40 होगा मीडियन क्लास। तो अब हमारा क्वेश्चन आता है कि हमारा मीडियन का फॉर्मूला क्या होता है। मीडियन का फॉर्मूला होता है ये L प्लस n बाई 2 माइनस सी एफ बाई एफ इंटू एच होता है। तो हम लोग बोलेंगे ना कि एल क्या है, एल को बोलते हैं लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास। तो मीडियन क्लास का लोअर लिमिट क्या है बच्चे, 30 है, तो एल 30 रख दिए। एन यहाँ पर n बाई 2 है, तो n बाई 2 का वैल्यू कितना आया है, 42 आया है। तो अभी बताया हूँ आपको 42 रख देंगे n बाई 2 का। सी एफ क्या होता है बच्चे, सी एफ क्या होता है, यहाँ पर समझिएगा कि जो भी मीडियन क्लास होता है ना, जो भी मीडियन क्लास होता है उसके जस्ट पहले का फ्रीक्वेंसी, जस्ट पहले का, तो ये क्या है 37 है। तो यहाँ पर आप सी एफ इज इक्वल टू F इज इक्वल टू 37 रख देंगे। फिर F क्या होता है, तो F होता है फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास, क्या है ये 32 है, तो यहाँ पर आप 32 रख देंगे। और H क्या होता है बच्चे, क्लास साइज, ये 30 से 40 है, तो दोनों में डिफरेंस कितने का है, 40 माइनस 30 10 का है, तो यहाँ पर आप H क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। बस सभी को क्या करना है, सभी को इसके अंदर पुट करना है। L का वैल्यू 30 है, प्लस का प्लस है, इसका वैल्यू 42 है, यहाँ पर 37 है, यहाँ पर 32 है, यहाँ पर 10 है। 30 को 30 लिख दिए, 42 माइनस 37, यहाँ पर इतना हो गया। 42 में से 37 को माइनस करेंगे तो 50 आएगा, सॉरी 5 आएगा। 5 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 50 आएगा। दोनों को सिंप्लीफाई करेंगे, इन दोनों को सिंप्लीफाई करेंगे तो 1.56 आएगा, और 30 में 1.56 ऐड करेंगे तो 31.56 आएगा। यहाँ पर मार्क्स लिखा आया हुआ है, तो यहाँ पर आप MARKS मार्क्स लिख करके आप अपना आंसर बोलोगे, ठीक है ना। तो आई थिंक आप लोग को ये समझ में आ गया होगा। चलिए हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 को पढ़ते हैं और समझते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 15 में बोला जा रहा है ना, दोनों में से किसी एक को सॉल्व करिएगा, या तो इसको या तो इसको। वैसे तो मीन इजी है, सबसे इजी मोड होता है, उसके बाद मीन होता है, और सबसे थोड़ा सा डिफिकल्ट क्या होता है, मीडियन होता है। तो बोला जा रहा है क्वेश्चन नंबर 15 में, हाउ मैनी, ऐसे करके समझिएगा कि हाउ मैनी टर्म्स ऑफ एपी दिस वन आर बी टेकन। तो कितने टर्म्स ले कि जिससे क्या आ जाए, इनका सम आ जाए 78 है। तो कितने ऐसे टर्म लेंगे ना हम लोग इस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का, जिसमें कि सम करने पर कितना है, 78 है। तो बोलोगे सर कि जो भी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन गिवन रहता है ना, वहां से सबसे पहले हम लोग निकालते हैं ए का वैल्यू। तो ए का वैल्यू क्या होता है, सबसे पहला वैल्यू, तो ए का वैल्यू ये हो गया। फिर निकालते हैं डी का वैल्यू। डी का कैसे निकालते हैं, तो सेकेंड टर्म माइनस करके फर्स्ट टर्म, फर्स्ट में 24 है, दोनों माइनस करके कितना आएगा, -3 आएगा। अब
बोला जा रहा है कितने टर्म ले कि हमको सम करने पर कितना आ जाए 78 आ जाए। तो हम लोग बोलते हैं ना कि n टर्म लेते हैं जिसको सम करने पर कितना आएगा बच्चे, आपका 78 आएगा। तो यहाँ पर 78 आएगा, तो मैं बोलूंगा ना कि यहाँ पर, हाँ विजुअल है, मैं यहाँ पर बोलूंगा, मैं बोलूंगा कि एस एन का फॉर्मूला देखो यहाँ पर, ये यहाँ से मैं बता रहा हूँ आप लोग को, एस एन का फॉर्मूला होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 d होता है इज इक्वल टू 78। n का वैल्यू क्या है बच्चे, n का वैल्यू हम लोग को नहीं पता है, तो n का वैल्यू को हम नहीं लिखेंगे बाय 2, 2 को 2, ए का वैल्यू क्या है बच्चे, ए का वैल्यू है 24 प्लस n-1, एन का वैल्यू नहीं पता है -1, डी का वैल्यू क्या है बच्चे -3 है, -3 है ब्रैकेट क्लोज, और यहाँ पर 78 है। तो मैं यहाँ पर बोलूंगा ना कि n/2 को तो n/2 छोड़ दिया, 2 मल्टीप्लाई 24 ये होता है 48, फिर -3 का n से मल्टीप्लाई करवाऊंगा तो -3n, -3 का -1 से करवाऊंगा तो +3। यहाँ पर क्या है बच्चे, जो ये 2 डिवाइड में था ना, इसको भेज दिया इधर, तो ये चले गया इसके साथ मल्टीप्लाई में, तो मल्टीप्लाई होकर कितना लिखा गया है। तो मैं यहाँ पर बोलूंगा कि n को n लिख दिए, 48 में 3 को प्लस करेंगे तो 51 आएगा, माइनस यहाँ पर 3n है, यहाँ पर ये क्या है 156 है। तो मैं बोलूंगा यहाँ पर, इसको छोड़िए, इसको मत देखिएगा, यहाँ पर मैं बोलूंगा ना कि देखिए यहाँ पर बता रहा हूँ कि ये 156 है, यहाँ पर ये 51 का जब n से मल्टीप्लाई होगा तो ये होगा 51n, और जब n का मल्टीप्लाई होगा इससे तो ये हो जाएगा -3n²। एक काम करो, सबको इधर लेकर के आ जाओ, तो ये हो जाएगा 3n², ये +51 इधर से आया, +51n इधर आएगा तो ये हो जाएगा -51n, ये पहले से ही 156 इधर था ही। मैं बोलूंगा कि सर ये भी नंबर 3 से डिवाइड होता है, ये भी नंबर 3 से डिवाइड होता है, ये भी नंबर 3 से डिवाइड होता है, तो जब मैं इसको 3 से डिवाइड करूंगा तो ये आएगा n², इसको डिवाइड करूंगा तो ये आएगा 17n, और इसको डिवाइड करूंगा तो मैं बोलूंगा कि 3 5 जा 15 और 3 2 जा 6, ये हो गया। ये बन गया बच्चे हम लोग का क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन वन वेरिएबल। यहाँ से क्या कहते हैं हम लोग, n का वैल्यू निकालते हैं। n का वैल्यू कैसे निकालते हैं, तो यहाँ पर देखिए बुक वाला निकाल करके दिया है, यहाँ पर बुक वाला यहाँ पर निकाल करके दिया है, इसको इसने ब्रेक किया है 13 और 14 में। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ना 17 को ब्रेक करेंगे 13 और 14 में। कैसे, तो बोलोगे ना कि मैंने आप लोग को पढ़ाया है, अच्छा नहीं, 17 को ब्रेक करेंगे 13 14 कैसे, 13 और 4 में, ठीक है ना। तो यहाँ पर मैंने आपको सिखाया कैसे ब्रेक करते हो, आप लोग सीखिएगा। तो यहाँ पर n² को n², 17 को ब्रेक करेंगे 13 + 4 में, n को n, यहाँ पर 52 = 0 गिवन है ना, हाँ बिल्कुल गिवन है, हमारे शो हो रहा है आप लोगों को। तो मैं बोलूंगा कि n² को n², यहाँ पर n का मल्टीप्लाई 13 से होगा तो यहाँ हो जाएगा -13n, n का मल्टीप्लाई 4 से होगा तो -4n प्लस 52 = 0। यहाँ से n कॉमन लूंगा तो यहाँ पर ये n, और यहाँ पर ये -13 होगा, -4 कॉमन लूंगा तो यहाँ पर भी n माइनस आपका 13 होगा =0। तो मैं जो नंबर सेम टू सेम आता है उसको लिखते हैं एक बार, और जो बच गया नंबर उसको लिख दिए एक बार, ठीक है ना, ये हो जाएगा। और मैं बोलूंगा यहाँ पर कि n-13 को लूंगा 0 के इक्वल तो n का वैल्यू 13 आएगा, और जब मैं n-4 को लूंगा 0 के इक्वल तो n का वैल्यू क्या आएगा 4 आएगा। हमारा n क्या था, n था कितने नंबर ऑफ टर्म्स को ले कि इनका सम करने पर 78 आ जाए। तो हम लोग जब 4 टर्म लेंगे ना, n = केवल 4 टर्म लेंगे तो भी 78 आ जाएगा, और हम लोग 13 टर्म लेंगे तो भी क्या आएगा बच्चे, हमारा 78 आंसर आएगा, ठीक है ना। तो आई थिंक आप लोग को समझ में आ गया होगा, क्वेश्चन नंबर 15 समझ में आ गया होगा। तो हम लोग दोनों में से किसी को भी ले सकते हैं, दोनों हमारा आंसर क्या होगा बच्चे, ट्रू होगा। चलिए हम लोग क्या करते हैं, अब 15 का और को पढ़ते हैं और समझते हैं। तो 15 के और में बोला जा रहा है, यहाँ पर समझिएगा कि व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड, तो क्या ऐड करें क्या सब्ट्रैक्ट करें, ऐसा क्वेश्चन आप लोग ने बताया था मैं। तो क्या ऐड करें, ऐड करने वाले में हम लोग बोले थे ना कि हम लोग क्या करेंगे, एक्स ऐड करेंगे। क्या ऐड करेंगे हम लोग एक्स ऐड करेंगे। देखिए व्हाट शुड बी एडेड, हम लोगों ने एक्स ऐड करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, प्रोपोर्शन बन जाएगा। क्या सब्ट्रैक्ट करें, तो हम लोग बोलेंगे कि हम लोग क्या करेंगे, एक्स सब्ट्रैक्ट करेंगे ना, एक्स सब्ट्रैक्ट करेंगे हर एक टर्म में, एक्स सब्ट्रैक्ट करेंगे, हाँ बिल्कुल एक्स सब्ट्रैक्ट करेंगे हम लोग हर एक टर्म में। तो हमारा क्या बन जाएगा बच्चे, जो भी गिवन नंबर है वो हमारा क्या बन जाएगा बच्चे, प्रोपोर्शन बन जाएगा। तो हम लोग बोलेंगे कि हम लोगों ने क्या किया, इसमें भी सब्ट्रैक्ट कर दिया एक्स, इसमें भी इसमें भी इसमें भी, तो ये नंबर क्या बन जाएंगे बच्चे, प्रोपोर्शन बन जाएंगे। तो मैं बोलूंगा कि इन दो नंबर को मैं ऐसा लिख दूंगा, इसको मैं ऐसा लिख दूंगा, इन दो नंबर को मैं ऐसा लिख दूंगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करवाएंगे, यहाँ पर लिख दिए, यहाँ पर लिख दिए, इसका यहाँ से मल्टीप्लाई करवाएंगे यहाँ, इसका यहाँ से मल्टीप्लाई करवाएंगे ये, इसका यहाँ से करवाएंगे ये, इसका यहाँ से करवाएंगे ये। फिर सिमिलरली इसको भी ऐसे कर दूंगा मैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाएंगे यहाँ पर, इसको इन दोनों को ऐड कर देंगे, क्योंकि माइनस माइनस क्या होता है प्लस होता है, दोनों को ऐड कर देंगे। यहाँ का एक्स स्क्वायर यहाँ का स्क्वायर क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर, इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा एक्स को एक तरफ और बिना एक्स को एक तरफ। तो बिना एक्स वाले को एक तरफ कर लिया है, एक्स वाले को एक तरफ कर लिया है, दोनों को यहाँ पर इक्वल का साइन है ना, ये गलती से माइनस का साइन लिख दिया था। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 21 आएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो 7x आएगा, एक्स को यहीं पर छोड़ देंगे, मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में, तो एक्स का वैल्यू क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। मतलब हम लोग अगर सभी में क्या करेंगे 3 3 3 3 माइनस कर देंगे ना, तो ये सारे टर्म क्या हो जाएंगे बच्चे, सारे टर्म आपके प्रपोर्शन में हो जाएंगे। चलिए हम लोग क्या कहते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 को पढ़ते हैं और समझते हैं। अब देखिए बच्चे क्वेश्चन नंबर 16 को
को पढ़ते हैं और समझते हैं तो इसमें बोला जा रहा है ना, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के के किस वैल्यू के लिए इन द इक्वेशन दिस वन एंड दिस वन हैव, तो के किस वैल्यू के लिए ये इक्वेशन और ये इक्वेशन, मतलब कि ये क्या है, ये है लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल, क्या होंगे, यूनिक सॉल्यूशन होंगे। तो हम लोग बोलेंगे ना कि जब भी क्या होता है ना, आपको ना दो इक्वेशन गिवन रहेगा ना, तो हम लोग क्या क्या करवाते हैं, इन दोनों इक्वेशन का ना कंपेरिजन करवाते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल से। तो जब हम लोग कंपेयर करवाएंगे तो कुछ ऐसा करते हैं हम लोग इसका कंपेयर करवाएंगे a1x प्लस b1y इज इक्वल टू c1 से, और इसका कंपेयर करवाएंगे a2x प्लस b2y इज इक्वल टू c2 से। तो x से कंपेयर हो जाएगा तो a1 का वैल्यू k आएगा, y से कंपेयर होगा तो b1 का वैल्यू -5 आएगा, और c1 का वैल्यू क्या आएगा बच्चे, 2 आएगा। x से कंपेयर होगा तो a2 का वैल्यू 6 आएगा, y से कंपेयर होगा तो b2 का वैल्यू 2 आएगा, और c2 का वैल्यू क्या आएगा बच्चे, 7 आएगा। और जब इतना आ जाएगा तो हम लोग बोलेंगे कि हम लोग करना क्या है, हम लोग को ना k का वैल्यू फाइंड करना है जब क्या है, यूनिक सॉल्यूशन है। तो हम लोग को पता है ना कि ना यूनिक सॉल्यूशन जब भी होता है ना, तो उसमें a1 बाई a2 का वैल्यू इक्वल नहीं होता है b1 बाई b2 के। हम लोग बोलेंगे कि a1 का वैल्यू क्या है, k लिख देंगे, a2 का वैल्यू क्या है, 6 लिख देंगे, नॉट इक्वल। b1 का वैल्यू -5 है, -5 लिख देंगे, b2 का वैल्यू 2 है, 2 लिख देंगे। सिंप्लीफाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, k का मल्टीप्लाई 2 के साथ, यहाँ पर पहले ऐसा देखिएगा, k का होगा 2 के साथ मल्टीप्लाई, फिर नॉट इक्वल टू -5 का होगा बच्चे 6 के साथ मल्टीप्लाई। अब ये k मल्टीप्लाई में, सॉरी ये 2 क्या है मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड में, तो 2 1 जा 2 3 जा, तो k का वैल्यू क्या आएगा बच्चे, -15 आएगा। तो हम लोग बोल सकते हैं ना कि k का वैल्यू -15 नहीं होना चाहिए, k का वैल्यू -15 नहीं होना चाहिए, उसके अलावा कोई भी नंबर हो जाए उससे क्या हो जाएगा, ये गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन क्या हो जाएगा, आपका यूनिक सॉल्यूशन आपको देगा। तो यहाँ पर यही लिखा गया है, यहाँ पर समझिएगा, यहाँ पर बोला जा रहा है कि देयरफॉर वैल्यू ऑफ k कुड बी एनी रियल नंबर, k का वैल्यू कुछ भी हो सकता है एक्सेप्ट -15 को छोड़ करके k का वैल्यू कुछ भी हो सकता है। k नॉट इज इक्वल टू -15 है, इसका मतलब यही है ना कि k का वैल्यू कुछ भी हो सकता है एक्सेप्ट -15 को छोड़ करके, ठीक है ना। आई थिंक समझ में आ गया। अब हम लोग को बोला जा रहा है कि हम लोग क्या करना है, फिर से k का ही वैल्यू फाइंड करना है, लेकिन इस बार क्या है, इस बार आपको नो सॉल्यूशन के लिए फाइंड करना है। किसके लिए फाइंड करना है, नो सॉल्यूशन के लिए। तो हम लोग यहाँ पर बोलेंगे कि नो सॉल्यूशन का केस होता है बच्चे हमारा यहाँ पर कि a1 बाई a2 इक्वल b1 बाई b2 बट नॉट इक्वल टू c1 बाई c2। तो a1 बाई a2 का वैल्यू, b1 बाई b2 का वैल्यू, c1 c2 का वैल्यू हम लोग रख देंगे। मतलब यहाँ से देख करके हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर वैल्यू को पुट कर देंगे। हम लोग बोलेंगे ना कि देखिए इन दोनों को लूंगा तो हमारा k का वैल्यू आएगा, इन दोनों को लूंगा तो k तो है ही नहीं, तो k का वैल्यू नहीं आएगा, और इन दोनों को भी लूंगा तो हमारा k का वैल्यू नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पर इक्वल का साइन है, यहाँ पर माइनस नॉट इक्वल का साइन है। तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, इस वाले को लेंगे यहाँ पर, तो इसको यहाँ पर लिया गया है, फिर से वैसे क्रॉस मल्टीप्लाई किया गया है, k का मल्टीप्लाई 2 के साथ और -5 का 6 के साथ, मल्टीप्लाई में है तो जाएगा तो डिवाइड में, तो 2 1 जा 2 3 जा, तो k का वैल्यू क्या आ गया, -15 आ गया। मतलब कि नो सॉल्यूशन के लिए हम लोग को क्या करना है बच्चे, k का वैल्यू -15 रखना है, ठीक है ना। हमसे पूछा तो k का वैल्यू बताइए, हम लोगों ने बता दिया। तो क्वेश्चन नंबर 16 को हम लोगों ने पढ़ लिया है। इसके हम लोग ऑप्शनल क्वेश्चन को देखते हैं, मतलब कि इंटरनल चॉइस क्वेश्चन को देखते हैं। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि फाइंड द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बच्चे ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ना पढ़िएगा अच्छे से। यहाँ पर बोला जा रहा है हम लोग को ना इसका रूट्स फाइंड करना है। रूट्स फाइंड करना मतलब इसका जीरोस निकालना है, मतलब सॉल्यूशन फाइंड करना है। तो कैसे फाइंड करेंगे, जब भी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के बीच में माइनस का साइन रहे या प्लस का साइन रहे, हमेशा करवाते हैं बच्चे क्रॉस मल्टीप्लाई। क्या करवाते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करवाते हैं। तो क्वेश्चन को यहाँ पर लिख दिया गया है, ये बकवास है, इसको इग्नोर किया करिएगा, ठीक है ना। तो हम लोग क्या करवाएंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करवाएंगे। तो हम लोग कैसे करवाते हैं, इसका करवाते हैं इसके साथ मल्टीप्लाई। तो यहाँ पर हो गया x + 1 पावर में 2, माइनस है तो माइनस, इसका करवाएंगे इसके साथ मल्टीप्लाई, तो x - 1 का पावर 2, फिर इसका करवाएंगे इसके साथ मल्टीप्लाई, तो यहाँ पर -1 + 1, यहाँ पर 5/6 था ये a + b होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा a² + b² + 2ab, माइनस है तो माइनस, फिर a - b होल स्क्वायर, a² + b² - 2ab, यहाँ पर यहाँ पर है a - b a + b, फॉर्मूला होता है a² - b², यहाँ पर 5/6 है। ये आप ऐसे भी बना सकते हो, या फिर मैंने आप लोग को पढ़ाया था ना चैप्टर 3 में, तो आप वैसा भी पढ़ करके समझ सकते हो। आप लोग को शो हो रहा होगा कि कहाँ का है, आप लोग वहां जाकर पढ़ कर समझ सकते हो उसको। अगर ये समझ में नहीं आ रहा है तो हम लोग बोलेंगे कि अब हम लोग ब्रैकेट को ओपन करवाएंगे। यहाँ पर लिखा है फॉर्मूला, जो फॉर्मूला को यूज किया है इसने, यहाँ पर ब्रैकेट को ओपन करवाएंगे तो ये ऐसे था, इसको ऐसे लिख देंगे। यहाँ पर माइनस प्लस माइनस, माइनस प्लस माइनस, माइनस माइनस प्लस, यहाँ पर ये है x² - 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 ही होता है, 5/6 है। अब यहाँ पर बोलेंगे कि -1 + 1 + x² सॉरी -x² + स्क्वायर क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा।
यहाँ पर 2x ये हो जाएगा 4x और नीचे में जो था उसका लिख देंगे। अब करवाएंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो यहाँ पर हम बोलेंगे ना कि ना पहले 6 का 24 से मतलब कि 6 का 4x से मल्टीप्लाई करवाओगे तो 24x आ जाएगा, और इसका करवाएंगे साथ मल्टीप्लाई तो 5 का x स्क्वायर से 5x स्क्वायर, और 5 का 1 से तो 5 आ जाएगा। हम लोग बोलेंगे कि 5x स्क्वायर है उसको यहीं पर लिख देंगे, प्लस 24x है इधर आएगा तो माइनस 24x, और माइनस 5 यहाँ पर था ही। हम लोग क्या करेंगे, इसको ब्रेक करेंगे। क्या करेंगे, इसको ब्रेक करेंगे। ब्रेक करना सिखाए हम आप लोग को, मिडिल को कैसे स्प्लिट करते हैं, तो यहाँ पर इसको स्प्लिट किया गया है -25x और प्लस x में, ठीक है ना। तो हम लोग यहाँ पर बोलेंगे कि हम लोग क्या करते हैं, ब्रेक करने के बाद हम लोग इन दो नंबर में कॉमन निकालेंगे। दोनों में कॉमन क्या है, 5x कॉमन है, 5x कॉमन निकाल लेंगे तो यहाँ पर बचेगा x और यहाँ पर बचेगा बच्चे 5। यहाँ पर प्लस है तो प्लस लिखेंगे। दोनों में क्या है कॉमन, तो कुछ नहीं है कॉमन, कुछ नहीं कॉमन रहता है तो 1 कॉमन रहता है, तो 1 कॉमन निकालेंगे तो यहाँ पर बचेगा x माइनस 5, तो यहाँ पर x माइनस 5 आ जाएगा, मतलब यहाँ पर 0 के इक्वल आ जाएगा। x माइनस 5 दोनों सेम टू सेम आया है, उसको एक बार, और जो बच गया है 5x प्लस 1 उसको एक बार, इज इक्वल टू 0। जब हम लोग इसको लेंगे 0 के इक्वल तो यहाँ पर x माइनस 5 को लिया 0 के इक्वल, तो x का वैल्यू क्या आएगा बच्चा, 5 आएगा, और जब इसको लेंगे 0 के इक्वल तब क्या आएगा, x वैल्यू -1/5 आएगा। तो हमसे पूछ रहा था ना, बोल रहा था ना कि x का वैल्यू 1 नहीं होना चाहिए और -1 नहीं होना चाहिए, तो हमारा आंसर में x का वैल्यू 1 भी नहीं आया है और -1 भी नहीं आया है, मतलब कि हमारा ये दोनों आंसर क्या है बच्चे, ट्रू है। क्योंकि बच्चे ये है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो इसके दो रूट्स आएंगे, देखो एक रूट्स आया है 5, एक रूट्स आया है आपका -1/5 आया है, ठीक है ना। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 16 हो गया कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 17 को हम लोग पढ़ते हैं और समझते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 17 में बोला जा रहा है, यहाँ पर देखिएगा कि ना राजीव ओपन और रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट। राजीव क्या करता है, ओपन करता है रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट इन अ ब्रांच ऑफ सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में एंड डिपॉजिट करता है 100 रुपीज पर मंथ। तो प्रिंसिपल क्या हो जाएगा बच्चे, ₹100 पर मंथ हो जाएगा, और फॉर 3 ईयर, तो एन क्या है बच्चे, एन आपका है 3 ईयर्स है। जब ये पर मंथ डिपॉजिट कर रहा है तो इसको भी आपको मंथ में चेंज करना पड़ेगा, तो 3 को तो 3 लिख देंगे, और एक ईयर में होते हैं बच्चे 12 मंथ, तो 12 3 जा 36 मंथ आपका क्या आ जाएगा, यहाँ पर एन का वैल्यू आ जाएगा। और फ्रॉम हाउ मच रेट, कितना रेट लगेगा ना पर ईयर, ही विल गेट इतना रुपए एज इंटरेस्ट, इतना रुपए आपको इंटरेस्ट मिलेगा, मतलब कि ये आई दे रहा है, इंटरेस्ट कितना दे रहा है, इतना दे रहा है, और आपसे आर पूछ रहा है। तो फॉर्मूला होता है इंटरेस्ट का, आई इज इक्वल टू पी इंटू आर बाई 100 इंटू 1/12 एन इंटू एन प्लस 1/2 होता है। इंटरेस्ट का फॉर्मूला देखिए बच्चे, थोड़ा ना अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन दिया है मॉडल पेपर में। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये आई का वैल्यू कितना है बच्चे, 222 है, यहाँ पर लिख देंगे। पी का वैल्यू क्या है, 100 है। आर का वैल्यू फाइंड करना है, नीचे में तो 100 था ही, 1/12 को 1/12, एन का वैल्यू है 36 लिख देंगे, और यहाँ पर 36 प्लस 1 क्या है 37 हो गया बाई 2। ये एक एक स्टेप को स्किप कर देता है, ये आप लोग समझिएगा कि यहाँ पर ना 36 प्लस 1 37 कर दिया एक ही बार में, ये बाई 2 है तो 2। हम लोग बोलेंगे कि ये 100 से 100 कट जाएगा, 12 1 जा 12 3 जा, तो यहाँ पर क्या आ गया बच्चे, इसको सिंप्लीफाई करके यहाँ पर ये आ जाएगा 3 मल्टीप्लाई आर मल्टीप्लाई 37/2, ये लिख दिया है, ठीक है ना। हम लोग बोलेंगे अब इसका क्या करवाते हैं, आर को यहीं पर छोड़ते हैं। देखिए ये डिवाइड में है तो जाएगा तो मल्टीप्लाई में, और ये दोनों मल्टीप्लाई में इधर आएंगे तो डिवाइड में। मैं यहाँ पर बोलूंगा कि जो ये 2 है ना, ये क्या होगा बच्चे 3 के टेबल में आएगा, 3 के टेबल में आएगा 74 टाइम्स में, और यहाँ पर तो ये है, और ये 37 1 जा 37 2 जा, तो 2 मल्टीप्लाई 2 4% क्या होगा बच्चे आपका आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 हो गया। क्वेश्चन नंबर 17 का अब हम लोग क्या करते हैं, इंटरनल चॉइस क्वेश्चन को पढ़ते हैं, जो कि है आपका टैक्स वाला क्वेश्चन है। तो इसमें बोला जा रहा है ना कि द एनुअल इनकम ऑफ अ गवर्नमेंट एम्प्लॉई इज दिस वन। हमारे पास कुछ कुछ स्टेप्स होता है, हम लोग क्या करेंगे उन सारे स्टेप्स को पढ़ेंगे और समझेंगे। तो सबसे पहला स्टेप क्या होता है, सबसे पहला स्टेप हमारा होता है कि हम लोग क्या करना रहता है, एनुअल इनकम फाइंड करना रहता है। तो एनुअल इनकम पहले से ही गिवन है हमारा, ये कितना है बच्चे, हमारा 4,10,000 है। अब सेकंड क्या होता है, सेकंड हम लोग करते हैं डोनेशन फाइंड करते हैं। तो जब हम फाइंड पढ़ेंगे ना तो समझ में आएगा यहाँ पर कि इसका तो इतना कमाई होता है, एनुअल इनकम हो गया। ही कंट्रीब्यूट इतना रुपए पर मंथ जीपीएफ में, ये तो इसका सेविंग हो गया। 24,000 ईयरली टुवर्ड एलआईसी, ये भी इसका सेविंग हो गया। ही इन्वेस्ट इतना रुपए इन एनएससी, ये भी क्या हो गया बच्चे, इसका सेविंग हो गया। ही डोनेट, यहां से डोनेशन का बात, ही डोनेट्स इतना रुपए इन प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड विच इज 100% टैक्स फ्री। तो देखिए इसका भी सैलरी इतना है, लेकिन ये क्या किया, डोनेट किया 20,000 प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड में। तो पहला डोनेशन है, तो सेकंड स्टेप क्या होता है, डोनेशन का होता है। तो डोनेशन किया है 20,000, जो कि क्या है बच्चे 100% टैक्स फ्री है। और सेकंड क्या है 12,000 इन एन ओल्ड होमेज, मतलब कि वृद्धाश्रम में जमा किया है, जो कि 50% टैक्स फ्री रहेगा, बस 50%। तो जो यहाँ पर 20,000 है ना, 20,000 है, ये तो पूरा पूरा 20,000 लिखा जाएगा क्योंकि यहाँ पर 100% टैक्स फ्री है। लेकिन जो 12,000 है ना, ये क्या है 50% टैक्स फ्री है, मतलब कि यहाँ पर
अमाउंट गिवन टू, देखो अमाउंट गिवन टू प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड, ये पूरा का पूरा 20,000 लिखोगे, लेकिन अमाउंट गिवन टू ओल्ड होम एज, यहाँ पर क्या होगा बच्चे 50% ऑफ 12,000 होगा। तो जब इसका आप निकालोगे 50%, मतलब कि जब आप निकालोगे 12,000 का 50%, तो ये क्या होगा बच्चे 6,000 होगा। मतलब कि टोटल डोनेशन कितना हो जाएगा, ये 20,000 प्लस 6,000, ये हो जाएगा 26,000। तो हम बोलेंगे ना कि इसका एक्चुअली में इनकम कितना है, वो इतना ना हो करके इसमें से 26 जब आप माइनस कर दोगे तो इतना रुपए उसका क्या है बच्चे, एनुअली इनकम है। तो ये बच्चे यहाँ पर आंसर लिखा है, गलती लिखा है, अभी ये यहाँ पर आंसर नहीं होगा, ठीक है ना। अभी तो ये इतना है। अब इतना करने के बाद हम लोग अब थर्ड स्टेप होता है सेविंग निकालना। क्या निकालना, सेविंग निकालना। तो देखिए यहाँ पर सेविंग क्या क्या है, तो सेविंग है हमारा यहाँ पर समझिएगा ना, हाँ दिख जाएगा। हाँ, तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि थर्ड स्टेप हमारा क्या होता है, सेविंग होता है। क्या होता है, सेविंग होता है। तो ये पहला जमा कर रहा है, ही कंट्रीब्यूट 4,000 पर मंथ, पर मंथ ये जमा कर रहा है जीपीएफ में। तो जीपीएफ में जमा कर रहा है ये कितना, पर मंथ 4,000। हम लोग क्या निकालते हैं, हम लोग एनुअली कैलकुलेट करते हैं, जो जो इनकम टैक्स होता है वो एनुअली कैलकुलेट करते हैं, इसलिए हम लोग साल भर का निकालेंगे कि 4,000 मल्टीप्लाई 12 ईयर हो जाएगा आपका 48,000 हो जाएगा पर ईयर जमा करता है ये। फिर एलआईसी प्रीमियम में 24,000, तो 24,000 हो जाएगा। इसको मल्टीप्लाई बाय 12 नहीं करेंगे क्योंकि पहले से ही आपका ये ईयरली ही गिवन है, ये ईयरली अमाउंट ही गिवन है, ठीक है ना। और अमाउंट इन्वेस्टमेंट इन एनएससी, एनएससी में क्या कर रहा है 25,000 जमा कर रहा है, मतलब कि ये एनुअली ही गिवन है 25,000। तो टोटल सेविंग कितना हो जाएगा, टोटल सेविंग हो जाएगा आपका 97,000। कितना हो जाएगा, 97,000 हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए, अब यहाँ पर बोला जा रहा है ना कि ऑल द सेविंग आर टैक्स फ्री, सभी के सेविंग क्या है, टैक्स फ्री है अप टू 1 लाख तक है। 1 लाख तक तुम अगर सेव करते हो तो अच्छी बात है। तो ये तो सेव करता है 97,000। तो इसका पूरा का पूरा पैसा, जो अभी इसका पैसा देखिए, एक्चुअली में उसका इनकम इतना था, डोनेशन करके उसने अपना इनकम को इतना दिखा दिया कि मेरा क्या है, इनकम इतना है। अब सेविंग करके क्या करता है, सेविंग करके वो अपना इनकम को, वो जो इतना था उसमें से ये माइनस 97 क्या करता है, वो सेविंग कर लेता है। तो अब उसका इनकम क्या है, बस इतना है। गवर्नमेंट को अब शो हो रहा है कि उसका इनकम क्या है, बस अब इतना है। अब फोर्थ स्टेप क्या होता है, हम लोग टैक्स को कैलकुलेट करते हैं। क्या करते हैं, टैक्स को कैलकुलेट करते हैं। तो टैक्स कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो हम लोग बोलेंगे ना कि फोर्थ स्टेप में क्या होता है, टैक्स को कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले बोलता है गवर्नमेंट कि 2 लाख तक हम तुमसे कोई भी टैक्स नहीं लेंगे। मतलब कि इसका 2,87,000 है, देखिए 2,87,000 इस वाले सेक्शन में आएगा, मतलब इसको 10% टैक्स देना पड़ेगा। लेकिन गवर्नमेंट बोलता है चलो हम तुमको छूट देते हैं, हम तुमसे 2 लाख तक कोई भी टैक्स नहीं लेंगे। तो पहला पॉइंट में हम बोलेंगे ना, पहला पॉइंट में हम इसका बोलेंगे 4 का पहला पॉइंट में कि 2 लाख तक तुमसे कोई भी टैक्स नहीं लेंगे। मतलब कि तुम्हारा जो सैलरी था 2,87,000, उसमें हम तुम्हारा 2 लाख तक कोई भी टैक्स नहीं लेंगे। तो बच क्या गया 87,000, 87,000 में हम तुमसे टैक्स लेंगे। तो पहला पॉइंट हम लोग ये लिखेंगे कि इतने तक में कोई भी टैक्स नहीं है। सेकेंड पॉइंट हम लोग क्या करेंगे कि 2 लाख से 5 लाख तक अगर पैसा आता है ये, तो उसमें हम तुम्हारा 10% टैक्स लेंगे। तो उसका कितना पैसा आया, 87,000 आया। तो 87,000 का वो 10% निकालेगा, तो 8,700 उसको टैक्स देना पड़ेगा, ठीक है ना। अब गवर्नमेंट ये बोलता है रुको, हम तुमसे कुछ और भी टैक्स लेंगे बच्चों को पढ़ाने लिखाने के लिए। तो इसमें क्या है बच्चे, आपका एजुकेशनल सेस आता है। क्या आता है, एजुकेशनल सेस आता है, जो कि है आपका 2%। और सेकेंडरी एंड हायर एजुकेशन के लिए आपसे लेता है 1%। मतलब कि ये प्राइमरी एजुकेशन के लिए, ये सेकेंडरी और हायर एजुकेशन के लिए। तो हम लोग बोल सकते हैं कि 2+1 आपसे डायरेक्ट 3% लेगा ये, किसका, इनकम टैक्स जो भी तुम दे रहे हो। तो तुम पे कर रहे हो इतना रुपए इनकम टैक्स, तुमसे ये क्या करेगा, टोटल एजुकेशनल सेस 2+1 3% लेगा ये इस अमाउंट का। तो इस अमाउंट का जब 3% निकालोगे तो इतना रुपए आ जाएगा। मतलब इतना रुपए आपको गवर्नमेंट को टैक्स के तौर पर देना है बच्चों को पढ़ाने लिखाने के लिए। तो टोटल पेबल टैक्स कितना होगा, इतना तो उसका इनकम टैक्स आया है, और देखो इतना तो उसका इनकम टैक्स आया है, और इतना आया उसका एजुकेशनल सेस आया है बच्चों को पढ़ाने लिखाने के लिए। तो टोटल ऐड करोगे तो आपका 8,961 क्या आएगा टोटल इनकम, इसको मतलब कि इनकम टैक्स इसको पे करना है गवर्नमेंट को। अब हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 के बाद क्वेश्चन नंबर 18 को पढ़ते हैं, समझते हैं। इसमें बोला जा रहा है ना कि कंस्ट्रक्ट करना है एक सरकम सर्कल। आप लोग को सिखाया है मैंने कैसे बनाते हैं सरकम सर्कल। तो सबसे पहले हम लोग बनाएंगे एक ट्राइंगल एबीसी। तो एबीसी क्या है, ए बी इज इक्वल टू 5 है, तो मैं क्या बोलूंगा, ए बी इज इक्वल टू 5 ऐसे करके मैंने ड्रॉ कर दिया। यहाँ पर विजिबल है, हाँ विजिबल है। तो मैंने क्या कर दिया, ए बी इज इक्वल टू 5 ऐसे करके ड्रॉ कर दिया। अब एंगल ए 45 है, तो एंगल ए 45 आप कंपास की हेल्प से सॉल्व करेंगे। आप लोगों को मैंने सिखाया है कैसे ड्रॉ करते हैं कंपास की हेल्प से। तो एंगल ए आपने 45 ऐसे करके ड्रॉ कर दिया। एंगल भी 60 है, मैंने बताया कि कंपास की हेल्प से एंगल भी 60 कैसे ड्रॉ करते हैं। बच्चे याद रखिए, आप लोग को ना प्रोडक्टर यूज नहीं करना है। आप लोग सोचोगे ना कि आप लोग क्या कर सकते हो, इसका यूज कर सकते हो 45 बनाने के लिए और 60 बनाने के लिए, तो नहीं बच्चे सरासर गलत है, ठीक है ना। अब आप क्लास 10th में हो, तो हम लोग क्या करेंगे, एंगल भी बनाएंगे 60 डिग्री। तो ये क्या करेगा, आपस में एक दूसरे को ऐसे करके ये इंटरसेक्ट करेगा। ये हो जाएगा ए है, ये बी है, तो ये क्या हो जाएगा आपका सी हो जाएगा।
अब हमको बनाना है सर्कम सर्कल। तो बच्चे याद रखिएगा, सर्कम सर्कल बनाने के लिए हम लोग करते क्या है, हम लोग करते क्या है, हम लोग निकालते हैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। क्या निकालते हैं? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर निकालते कैसे है, तो हम लोग किसी भी दो साइड का या तो ये साइड 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 या तो ये साइड, किसी भी दो साइड का हम क्या निकालते हैं? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। अब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कैलकुलेट कैसे करते हैं, मतलब कि फाइंड कैसे करते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, जिसका भी निकालना हो उसका क्या करते हैं, मोर देन हाफ लेते हैं, साइड का मोर देन हाफ लेते हैं। और जिसका भी लिए है ना, इन दोनों का लिए है, तो यहां पर रख करके एक ऊपर कट एक नीचे कट, तो ऊपर और नीचे कट लगाओगे तो ये ऐसे कट और ये ऐसे कट आएगा। और इसी का लिए है तो यहां पर रख करके एक ऊपर कट और एक नीचे कट, तो यहां पर ये और ये आएगा। तो दोनों को मिला दोगे स्केल से, डॉटेड लाइन से, तो ये कुछ ऐसा बन के आ गया है। अब मन करे तो इसका लो, मन करे तो इसका लो, जिसका मन करे उसका लो। अगर आप क्या करते हो, इसका लेते हो, मेरे पास इधर स्पेस नहीं है तो इधर बताता हूं मैं। आप इसका लेते हो तो इसका क्या करोगे, मोर देन हाफ लोगे, ये आधा है, आधा से ज्यादा ले लोगे, मोर देन हाफ लोगे। इसका लिए हो तो यहां पर रख करके एक बार इधर और एक बार उधर, लाइन के एक बार ऊपर और लाइन के एक बार नीचे। फिर इसका यहां पर रख करके एक बार लाइन के ऊपर एक बार लाइन के नीचे, तो एक ऐसे और एक ऐसे कट होगा। तो ये दोनों जहां पर कट होगा, ये दोनों यहां से इसको मिला दोगे, तो ये दोनों जहां पर इंटरसेक्ट किया, इसको बोल दोगे कि ये क्या है, पॉइंट ओ है। अब पॉइंट ओ पर रखोगे कंपास का निडल को रखोगे, तो या तो ओसी को मेजर कर लोगे, या तो ओए को मेजर कर लोगे, या तो ओबी को मेजर कर लोगे। और एक क्या करोगे, सर्कल ड्रॉ करोगे ना, तो ये क्या होगा बच्चे, ये ट्राइंगल के वर्टिसेस को ये क्या करते हुए जाएगा बच्चे, ये टच करते हुए जाएगा आपका, ठीक है ना। तो यहाँ पर यही बताया गया है। तो हम बोलेंगे ना कि जब हम लोग इसको बनाते हैं ना, जब हम लोग सर्कल सर्कल बनाते हैं, तो ये क्या होता है, ट्रायंगल के वर्टिसेस को टच करते हुए जाता है। तो जब आप इतना बना लोगे तो ये क्या हो गया बच्चे, ये आता है 5 मार्क्स का क्वेश्चन, तो आपको मिलेगा 2.5 मार्क्स। और बाकी के 2.5 मार्क्स आपको क्या लिखना है बच्चे, स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखना है। तो इसमें करते क्या है, इसमें हम लोग ना उन सारी चीजों को लिखते हैं जो कि क्या है बच्चे, आपके इसको बनाने में हेल्प किया है। तो सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया, सबसे पहले हम लोगों ने ना जो भी क्वेश्चन में गिवन था ट्राइंगल बनाने के लिए, पहले हम लोगों ने ट्राइंगल बनाया। तो हम लोग बोलेंगे ना कि सबसे पहले हम लोगों ने ना, देखो जो बोल रहा हूँ वो लिखना फर्स्ट स्टेप में, कि ड्रॉ अ ट्राइंगल ABC, draw a triangle ABC in which AB is equal to 5 centimeter, angle A is equal to 45 and angle B is equal to 60 डिग्री। पहला पॉइंट ये हो गया। सेकंड पॉइंट क्या बोलोगे, सेकंड पॉइंट यहाँ से बोलोगे ना कि हम लोगों ने क्या किया है, ड्रॉ किया है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ लाइन सेगमेंट AB एंड AC का। तो AB एंड AC का हम लोगों ने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ किया है, विच कट या विच इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट ओ, विच इंटरसेक्ट ईच अदर पॉइंट ओ, मतलब कि इन दोनों पॉइंट को मिला करके आप सेकंड पॉइंट बोलोगे। पहला पॉइंट तो बता दिए क्या लिखना था, सेकंड पॉइंट क्या बोलोगे कि ड्रॉ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ साइड AB एंड AC विच इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट ओ, ये सेकंड पॉइंट हो गया। थर्ड पॉइंट क्या होगा, थर्ड पॉइंट में बोलोगे ना कि ना टेकिंग ओ एज अ सेंटर, ओ को सेंटर लेकर के एंड रेडियस इक्वल टू OA या फिर OB या फिर OC, जो भी आपको लेना हो, OA या फिर OB या फिर OC को आप रेडियस लेकर के ड्रॉ करोगे एक सर्कल विच पासेस थ्रू द वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल, जो क्या होगा आपके ट्रायंगल के वर्टिसेस को पास करते हुए, मतलब कि टच करते हुए जाएगा, ठीक है ना, मतलब कि पास करते हुए जाएगा। ये हो गया हमारा थर्ड पॉइंट। और लास्ट में मैं बोल दोगे कि 10 या फिर दिस इज द रिक्वायर्ड सर्कम सर्कल ऑफ ट्राइंगल ABC, ये यही क्या है बच्चे, आपका रिक्वायर्ड सर्कम सर्कल है ट्राइंगल ABC का, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमारा हो गया बच्चे क्वेश्चन नंबर 18 कंप्लीट। हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 के और को पढ़ते हैं, मतलब कि इसका जो ऑप्शनल क्वेश्चन है इसको भी पढ़ लेते हैं। तो बच्चे ये भी वही क्वेश्चन है ना, आप लोग को समझ में आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 18 का। और तो देखिए बच्चे, इसमें बोला जा रहा है, यहाँ पर समझिएगा क्वेश्चन नंबर 18 का, और कि हम लोग को क्या करना है बच्चे, कंस्ट्रक्ट करना है एक ट्राइंगल PQR। हम लोग को बनाना है ट्राइंगल PQR, जिसमें QR क्या है 6 सेंटीमीटर है, PQ क्या है इतना है, और ये क्या है इतना है। पहले हम लोग बनाते हैं, हम लोग बनाएंगे एक ट्राइंगल। तो इसमें बोला जा रहा है कि QR, देखो जिसका एंगल ये Q पे एंगल दे रहा है, तो अपना QR बनाने की कोशिश करो, QR या फिर PQ दोनों में से कोई भी। तो आप बनाओगे QR कितना है बच्चे आपका 6 सेंटीमीटर है, तो आपने बना लिया QR 6 सेंटीमीटर। अब बोला जा रहा है कि PQR है, तो PQR है मतलब Q पे बनाना है 60 डिग्री। तो आप क्या करोगे, कंपास की हेल्प से बनाओगे आप 60 डिग्री, तो आपने ऐसे करके बना लिया 60 डिग्री, ठीक है। नेक्स्ट आप क्या करना है, तो हम लोगों ने इसका यूज कर लिया, हम लोगों ने इसका यूज कर लिया। अब हमको PQ चाहिए, तो PQ क्या करोगे, 5 सेंटीमीटर है, तो आप यहाँ से ऐसे करके 5 सेंटीमीटर इससे मेजर करोगे, और PQ बोल रहा है तो यहाँ पर रख करके एक आप कट लगा दोगे, तो ये आपका P मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा आपका, P मिल जाएगा। आप इसको ज्वाइन कर लोगे ऐसे करके, तो ये क्या बन गया आपका, ये आपका ट्राइंगल बन करके रेडी हो गया। अब बोला जा रहा है कि हम लोग को बनाना है एक ट्राइंगल इसमें, और कंस्ट्रक्ट करना है एक ट्राइंगल ABC। हम लोग को एक ट्राइंगल ABC बनाना है जो कि सिमिलर होगा इसी ट्राइंगल के कुछ इस तरीके से, कि AB क्या होगा 2/5 PQ होगा। यहाँ पर ध्यान से समझना है, देखिए AB क्या है 2/5 है PQ का। तो यहाँ पर बोलने का मतलब ये है ना कि AB को तो AB लिख दिए, ये PQ मल्टीप्लाई में है, इस साइड आएगा तो PQ डिवाइड में, यहाँ पर 2/5 है। बोला ये जा रहा है
कि अगर PQ5 है, PQ5 है, PQ5 है, अगर ये PQ5 है ना तो AB कितना होगा 2 होगा। अगर ये PQ5 है तो AB कितना होगा बच्चे 2 होगा। तो 2 अंदर होगा कि बाहर होगा, तो बोलोगे सर ये तो अंदर होगा। अगर PQ5 है तो AB 2 होना चाहिए, तो 2 तो अंदर होगा। मतलब कि जो ट्रायंगल बनेगा, सिमिलर ट्रायंगल जो बनेगा ना, जो सिमिलर ट्रायंगल बनेगा ना, वो क्या बनेगा, इस ट्रायंगल के अंदर बनेगा। अब अंदर कैसे बनाते हैं वो सीखिए। अब अंदर कैसे बनाते हैं, तो यहाँ पर बोला जा रहा है ना कि हम लोग को बनाने के लिए क्या करना है, क्यूब से क्या करना है, एक एक्यूट एंगल ड्रॉ करना है। एक्यूट एंगल कोई सा भी आप ड्रॉ कर सकते हो, कितने भी डिग्री का, ठीक है ना। 90 से लेस होना चाहिए, 0 से ग्रेटर होना चाहिए। अब यहाँ पर देखिए हम लोग करना क्या है, हम लोग को ना दोनों में जो भी मैक्सिमम वैल्यू है, मैक्सिमम क्या है, वैल्यू 5 है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसका यूज करके हम लोग 5 इक्वल इक्वल आर्क काटेंगे, क्योंकि यहाँ पर मैक्सिमम वैल्यू क्या है 5 है, 2 और 5 है, मैक्सिमम वैल्यू 5 है, तो हम लोग इक्वल इक्वल 5 आर्क कट करेंगे, 1 2 3 4 5। फिर बोला जा रहा है कि PQ क्या है 5 है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर इसका नाम दे देंगे, इसको QX नाम दे दो, इसका Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 दे दोगे। तो PQ5 है, मतलब कि इसको PQ वाले को ना, जो भी ट्रायंगल है PQ वाले का, उसको हम लोग 5 से मिलाएंगे, इसको हम लोग क्या कर देंगे 5 से ज्वाइन कर देंगे। अब क्या करना है, ए बी हमको 2 बनाना है, तो हम लोग 2 पे क्या करेंगे, 2 पे क्या करेंगे, इसके पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करेंगे ऐसे करके। मैंने सिखाया है आप लोग को ड्रॉ करना यहाँ पर कि कैसे हम लोग ड्रॉ करते हैं। ये देखिए मैंने आप लोग को इस वाले में तो नहीं, सेट ए में पढ़ाया है मैंने आप लोगों को कि सेट ए में हम लोग कैसे ड्रॉ करते हैं पैरेलल लाइन, मैंने आप लोग को सिखाया है। अगर आप लोग को आता है तो अच्छी बात है, और नहीं आता है ना तो आप क्या करिए, इसका ना ओरिजिनल वीडियो जाकर के देखिए आप, ठीक है ना। तो इससे ड्रॉ करोगे, इसके पैरेलल ड्रॉ करोगे यहाँ पर एक पैरेलल लाइन, और फिर ये जो पॉइंट मिल जाएगा तो इसके पैरेलल क्या करोगे, एक ड्रॉ करोगे ऐसा। तो इसका नाम दे दोगे अपने मन से कि ये PQR है, तो ये S हो जाएगा, ये T हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये S और ये T हो जाएगा। तो इस तरीके से क्या करोगे, इस तरीके से आप इसको मेजर करके साइड में यहाँ पर अलग से बनाओगे। आप जाकर के देखिए ओरिजिनल वीडियो, आपको समझ में आएगा कैसे मैं कैसे और क्या बोलना चाह रहा हूँ। आप इतना बनाओगे तो भी सही है, इतना बनाओगे तो भी सही है, लेकिन ना इसके साइड में ना हम लोग ऐसे सिमिलर करके ना क्या करते हैं, ट्राइंगल एक बनाते हैं, इसका मेजरमेंट लेकर के, ठीक है ना। बहुत ही आसान है बनाना, सिखाया हूं आप लोगों को मैं। अब इतना अगर बना लोगे तो इतना बनाने का आपको मिल जाएगा 2.5 मार्क्स। और आपको 2.5 मार्क्स किसमें मिलेगा, आपको लिखना है स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन। तो हम लोगों ने किया क्या है, तो सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया, बोलोगे ना कि ड्रॉ और ट्राइंगल PQR इन विच QR इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, PQ इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर एंड एंगल PQR इक्वल 60 डिग्री। तो ये आप पहला पॉइंट में आप बोल दोगे। फिर ट्राइंगल ड्रॉ करने के बाद हम लोगों ने किया क्या, ट्राइंगल ड्रॉ करने के बाद हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पर एक क्या किया है, एक्यूट एंगल ड्रॉ किया है QX। तो हम लोगों ने क्या किया, ड्रॉ किया एक एक्यूट एंगल PX, क्योंकि ये PX किया इसलिए PX बोल रहा है, हम लोगों ने QX ड्रॉ किया है, ठीक है ना। एक्यूट एंगल वो बोल देंगे। फिर हम लोगों ने इक्वल इक्वल आर्क कट किया है, हम लोगों ने इक्वल इक्वल 5 आर्क कट किया है QX रे के ऊपर, और जिसका नाम क्या है Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 है। यहाँ पर P लिखा है तो P हो जाएगा इसका, ठीक है। फिर हम लोग बोलेंगे ना कि हम लोग ना इसको ज्वाइन किए हैं, तो इसको हम लोगों ने क्या कर दिया है, ज्वाइन कर दिया है। और हम लोग बोलेंगे ना कि ड्रॉ किए हैं पैरेलल, ऐसे बोलोगे कि ड्रॉ ड्रॉ Q5R पैरेलल टू Q2S, हम लोगों ने ये ड्रॉ किया है। ऑल्सो ड्रॉ PR पैरेलल TS, हम लोग ने क्या किया, TS ड्रॉ किया है। और इस तरीके से जो आपका ये ट्राइंगल है ना, ये क्या है बच्चे, आपका ये आपका क्या बच्चे, सिमिलर ट्राइंगल है, जो जिसमें क्या है बच्चे, जिसमें क्या है AB क्या है 2/5 PQ है, ठीक है ना। तो यही क्या आपसे बोला था बनाने के लिए, आपने यही बना दिया है, ठीक है ना। तो ये बच्चे आसान होता है, आप लोग इसी को बनाइएगा, ठीक है ना। थोड़ा सा ये डिफिकल्ट भी होता है और थोड़ा सा इसमें ताम झाम ज्यादा है, ठीक है। अब नेक्स्ट बच्चे हमारा लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 19। इसको पढ़ करके क्या करते हैं, इस वीडियो को ओवर करते हैं। तो देखिए बच्चे क्वेश्चन नंबर 19 बोला जा रहा है ना कि सॉल्व द इक्वेशन। हम लोग को करना क्या है बच्चे, हम लोग को इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो जब भी बच्चे आएगा ना इक्वेशन सॉल्व करना है, आप लोग को यहाँ पर थीटा का वैल्यू फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, थीटा का वैल्यू फाइंड करना है। तो हम लोग बोलेंगे ना कि हम लोग क्या करवाते हैं, जब भी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के बीच में रहेगा प्लस का साइन या माइनस का साइन, हमेशा हम लोग करवाएंगे क्रॉस मल्टीप्लाई बोल लो, या फिर बोल लो कि हम लोग क्या कर लेंगे, उसका एलसीएम लेंगे। क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे। तो हम लोग बोलेंगे सबसे पहले क्वेश्चन है उसको लिख देंगे, हम लोग बोलेंगे दोनों में cos थीटा कॉमन है, बाहर निकाल देंगे। बाहर निकालेंगे तो यहाँ पर 1/cos थीटा +1, यहाँ पर 1/cos थीटा -1। हम लोग बोलेंगे अब हम लोग करवाएंगे इसका क्रॉस मल्टीप्लाई, इसका करवाएंगे इसके साथ मल्टीप्लाई, यहाँ पर इसका इसका मल्टीप्लाई, यहाँ पर इसका इसका मल्टीप्लाई, यहाँ पर इक्वल टू 2 लिख दिए हैं। अब हम लोग बोलेंगे कि ये -1 + 1 कट जाएगा, कॉसेक थीटा ये हो जाएगा 2 कॉसेक थीटा, और इसका मल्टीप्लाई करवाएंगे तो a + b a - b, तो ये हो जाएगा बच्चे आपका कॉसेक स्क्वायर थीटा -1 हो जाएगा। अब कॉसेक स्क्वायर थीटा -1 क्या होता है बच्चे, तो ये होता है आपका कॉट स्क्वायर थीटा, जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है। देखिए अब यहाँ पर समझिएगा, हाँ बिल्कुल। तो यहाँ पर हम लोगों ने कॉमन निकाला था, -1 + 1 कट गया था तो इतना मिल गया था। फिर हम लोगों ने इसको बोल दिया कि ये हो गया a² - b², ये इतना हो गया। हम लोगों ने इसको ऐसे ही लिख दिया है। हम लोग बोलेंगे ना कि इसको सॉल्व करने पर कितना आता है बच्चों, ये आता है कॉट स्क्वायर थीटा आता है। क्या आता है, कॉट स्क्वायर थीटा आता है। हम लोग बोलेंगे यहाँ पर इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखते हैं कि कॉस को तो कॉस लिख दिया,
कॉसेक को लिख दिया बच्चे आपका 1/sin, क्या लिख दिया 1/sin लिख दिया। 2 जो यहाँ मल्टीप्लाई में था इधर गया डिवाइड में, तो कट के 1 आ गया, ठीक है ना। और 1/cot क्या होता है बच्चे, tan स्क्वायर थीटा होता है, और tan को क्या लिख सकते हैं हम लोग, sin बाई cos लिख सकते हैं। यहाँ पर स्क्वायर है तो हम लोग क्या करेंगे, स्क्वायर पर लगा देंगे। एक साइन से एक साइन कट हो जाएगा, एक कॉस से एक कॉस कट हो जाएगा, साइन बाई कॉस बचेगा, तो साइन बाई कॉस बचेगा तो वो होता है tan। एक एक कट हुआ है ना, तो एक एक बचा रहेगा। साइन बाई कॉस क्या होता है, tan होता है, tan थीटा हो गया 1 के इक्वल। और tan थीटा में मतलब कि tan में 1 किसका वैल्यू होता है, तो tan 45 का वैल्यू होता है, तो tan से tan कट जाएगा, तो थीटा का वैल्यू 45 आपको आंसर मिल जाएगा। तो देखिए बच्चे क्वेश्चन नंबर 19 के इंटरनल चॉइस क्वेश्चन को हम लोग पढ़ते हैं। तो इसमें बोला जा रहा है ना, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ अ बिल्डिंग फ्रॉम बॉटम ऑफ अ पोल। तो आप क्या कर रहे हो, ये सपोज करो कि बिल्डिंग है, क्या है बिल्डिंग है और ये क्या है पोल है। तो आप बोलोगे ना सर कैसे पता सर कि बिल्डिंग बड़ा है और पोल छोटा है। तो चलिए एक काम करते हैं, हम लोग एक बिल्डिंग छोटा बनाते हैं और एक पोल क्या करते हैं बड़ा बनाते हैं। क्वेश्चन को पढ़कर तो समझेंगे ना कि ना बिल्डिंग बड़ा है कि पोल बड़ा है। तो बोला जा रहा है यहाँ पर बोला जा रहा है कि आपको करना क्या है, आपको देखना है फ्रॉम बॉटम ऑफ अ पोल। तो आपको क्या करना है, पोल के बॉटम से कहाँ देखना है, बिल्डिंग के टॉप को देखना है। तो जब क्या क्या क्या, क्या करोगे, जब आप पोल के बॉटम से बिल्डिंग के टॉप को देखोगे ना, तो उसका एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बचे 30 डिग्री, कितना है ये, कितना है 30 डिग्री है। और यहाँ पर लेके चलते हैं हम लोग कि ये क्या है, बिल्डिंग को जब आप ऊपर से ऊपर की ओर देखोगे तो ये क्या है बच्चे आपका 30 डिग्री है, ये क्या है 30 डिग्री है, ठीक है ना। आगे देखिए यहाँ पर ना बिल्डिंग का हाइट गिवन है 15 मीटर। तो यहाँ पर मैं बोल दिया कि बिल्डिंग का हाइट क्या है 15 है, और यहाँ पर ये बिल्डिंग का हाइट क्या है 15 है। अब आगे बोला जा रहा है, कि द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ पोल फ्रॉम बॉटम ऑफ अ बिल्डिंग। अब क्या कर रहे हैं, बिल्डिंग के बॉटम से पोल के टॉप को देख रहे हैं, बिल्डिंग के बॉटम से पोल के टॉप को देख रहे हैं। तो इसका एंगल ऑफ एलिवेशन कितना आ रहा है बच्चे, ये आ रहा है 60 डिग्री, कितना आ रहा है, ये आ रहा है 60 डिग्री। तो अब क्वेश्चन आता है कि सर ये वाला फिगर सही है या ये वाला फिगर सही है। तो बच्चे याद रखिए, मैंने आप लोग को बताया था ना, मैंने बताया था जब भी आपका एंगल ज्यादा होगा, मतलब कि वो ऑब्जेक्ट का हाइट भी क्या होगा, ज्यादा होगा। तो जब यहाँ एंगल ज्यादा है तो देखो इसका हाइट भी क्या है, ज्यादा है। और जब यहाँ पर एंगल ज्यादा है तो इसका हाइट क्या है बच्चे, कम है। तो ये केस आपका नहीं होगा, आपका ये केस होगा। तो हम लोग एक काम करते हैं, एक साफ सुथरा केस यहाँ पर बनाते हैं, जो कि इसने बनाया भी है। सेम सेम देखो इसने ऐसा ही फिगर यहाँ पर बनाया भी है। तो हम लोग क्या करते हैं, इस क्वेश्चन को समझ लिए हैं, ये यहाँ तक समझ लिए हम लोग क्वेश्चन को। तो बोला जा रहा है कि एंगल ऑफ एलिवेशन बिल्डिंग के टॉप को देखना है पोल के बॉटम से, तो कितना है 30 डिग्री है, जो कि यहाँ पर लिखा गया है। और एंगल ऑफ एलिवेशन आपको बिल्डिंग के बॉटम से देखना है पोल के टॉप पर, तो कितना है ये 60 डिग्री है। और साथ ही साथ आपको बिल्डिंग का हाइट क्या है बच्चे 15 मीटर गिवन है। तो बोला जा रहा है कि फाइंड द हाइट ऑफ पोल, आपको पोल का हाइट क्या करना है, फाइंड करना है। तो मैं यहाँ पर बोलूंगा ना, कि हम लोगों ने क्या किया, पोल के हाइट को h एज्यूम कर लिया है, और बिल्डिंग का हाइट CD है उसको हम लोगों ने 15 मीटर एज्यूम कर लिया है। तो बच्चे देखिए हमारा यहाँ पर क्या होता है, हमारा यहाँ पर ना फॉर्मूला लगता है, पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल सोना चांदी तोल का। तो हम लोग बोलेंगे ना कि हमारा यहाँ पर ना दो ट्राइंगल बन के रेडी है। एक ट्राइंगल ऐसा बन के रेडी है, और एक ट्राइंगल बच्चे आपका ऐसा बन के रेडी है। तो इसका नाम क्या है, इसका नाम है CDB, जिसमें ये क्या है बच्चे आपका 30 डिग्री है, ये क्या है 15 है। और एक दूसरा है हमारा यहाँ पर है D, यहाँ पर है B, यहाँ पर है A, और ये क्या है बच्चे आपका 60 डिग्री है, और हमारा ये H है। देखिए तो इस H को कैलकुलेट करने के लिए हम लोग को क्या पता होना चाहिए, पहले ये पता होना चाहिए या तो ये पता होना चाहिए। तो बोलोगे सर ये तो सर हम लोग पता नहीं करेंगे, हम लोग क्या करेंगे सर, देखेंगे ना सर कि DB क्या है सर, दोनों में कॉमन है, DB क्या है, दोनों में कॉमन है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से हम लोग DB निकालेंगे। तो अब किससे निकाले, हम लोग अब साइन थीटा से निकाले कि कॉस से निकाले कि टेन थीटा से निकाले। तो हम लोग बोलेंगे ना कि सर हम लोग को पता है ना कि सर यहाँ पर 90 डिग्री है, 90 के सामने वाला सर हाइपो होता है। तो सर ये परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस हो गया, हम लोग को DB निकालना है और हम लोग को परपेंडिकुलर पता है। तो हम लोग सर यूज करेंगे टेन थीटा का। देखिए यहाँ पर भी क्या किया है, सबसे पहले यहाँ पर क्या किया है, सबसे पहले यहाँ पर ये ट्राइंगल लिया है, क्या लिया है, ये ट्राइंगल लिया है, राइट एंगल ट्राइंगल BDC। पहले ये लिया है BDC लिया है, तो ये 90 डिग्री है, ये BDC 90 डिग्री है, और ये क्या है 30 डिग्री है। तो 90 के सामने वाला हाइपोटेनियस है, ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है। तो जब ये ट्राइंगल लेगा तो हम लोग बोलेंगे ना कि tan 30 जो होगा वो क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होगा, इतना होगा। तो tan 30 का वैल्यू कितना होता है, 1/√3 होता है। CD का वैल्यू कितना है 15 है, BD है तो BD है। हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करवाएंगे तो BD का वैल्यू क्या आ जाएगा बच्चे आपका 15√3 बन के आ जाएगा। तो ये हमारा BD निकल गया। हमको फाइंड करना है H, ये फाइंड करना है H। तो हम लोग अब लेंगे tan 60 लेंगे, क्या लेंगे tan 60 लेंगे। तो हम लोग यहाँ पर बोलेंगे, हम लोग यहाँ पर लेंगे tan 60 लेंगे, क्या लेंगे tan 60 लेंगे। तो ये होता है
परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। बेस क्या है, अभी निकाले हैं 15√3 निकाले हैं, तो मैं यहाँ पर बोलूंगा ना कि tan60 का वैल्यू होता है √3 और यहाँ पर h है, ये देखो ये डिवाइड में है तो ये इस साइड जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा बच्चे आपके, ये आपके हो जाएगा मल्टीप्लाई में, ये हो गया 15√3 मल्टीप्लाई में, तो यहाँ 15 तो 15 √3 3 होता है, यहाँ पर h था तो h का वैल्यू क्या आ जाएगा 15 3 45 मीटर आ जाएगा। तो आपसे पूछ रहा था कि बताइए पोल का हाइट क्या होगा, तो पोल का हाइट क्या है बच्चे आपका 45 मीटर है, जो कि आपका आंसर है क्वेश्चन नंबर 19 के इंटरनल चॉइस क्वेश्चन का। तो बच्चों यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर हमारा नवबोध एक्सपेक्टेड क्वेश्चन पेपर का सेट सी क्या होता है, ओवर होता है। आई होप आप लोग को इजीली समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन पेपर कि कैसे मैंने समझाया है और कैसे आप लोग को एग्जाम में लिखना है और तैयारी कैसे करना है। तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर ये वीडियो ओवर होता है। आई होप आप लोगों को ये वीडियो यूजफुल लगा होगा और आप लोगों को आज कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर आप लोग को ये वीडियो यूजफुल लगा है और कुछ नया सीखने को मिला है ना, तो प्लीज 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 इस वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और इसे हम दोस्तों के साथ शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।